लाइफ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 नमस्कार। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? मुझे मेरी आवाज आ रही है जयेश? ओके नाउ ठीक है। गुड इवनिंग हो गया है। कल का लेक्चर पढ़ के आए हो? आज का लेक्चर होने के बाद मैं क्या करूंगी, तुम्हारे कुछ भी जो टॉप डाउट्स होंगे वो मैं ले लूंगी, कोशिश करूंगी, ठीक है? हाँ, लेकिन आज हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल और कल जो होमवर्क दिया था बेटा वो भी करके आए हो। वो क्वेश्चंस हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जो एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस आपको दिए थे, एनिमल किंगडम में मैंने आपको पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा रिवाइज करने के लिए कहा था, तो उसके बेटा कुछ 4-5 क्वेश्चंस है वो हम करेंगे, लेकिन वो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है? एनिमल किंगडम अगर आप रिवाइज करके आए हो पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा, तो उसके कुछ क्वेश्चंस है। और कल हमने oogenesis पढ़ा था, एक बारी बेटा क्विक रिवीजन करेंगे oogenesis का, फटाफट से रिवीजन करेंगे समाप्ति एक्सप्रेस। और मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा वैसे तो हमें आज ही बेटा, जैसे मैंने कहा था कि कल तो हमने सिर्फ एक उसका वो देखा था, ट्रेलर देखा था, और आज हम उसी चीज को बेटा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? बढ़िया है फिर। ऑल माय सबोला आर्मी इन द हाउस, यस एवरीबॉडी, हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स? और मेरे साथ में बेटा, जोश के साथ में बेटा स्टार्ट करने वाले हैं हम। क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? मैंने वैसे लिख तो दिया है बेटा ओवर कॉन्फिडेंस में फर्टिलाइजेशन, पर मेरे को तुम पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये हमारा शुरू नहीं हो पाएगा, ठीक है? बट कोई बात नहीं, हमारा मेन टारगेट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमारा मेन टारगेट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक बच्चा कह रहा है नींद आ रही है, बेटा चादर ले और सो जा, ठीक है? यस। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, लेकिन अगर ईयरफोन लगा के तू मेरी आवाज सुन के और चादर लेके सोएगा तो बेटा कतई नींद नहीं आएगी, ठीक है? फिर तो मेरे को ही बेटा क्या बोलते हैं, बोलेगा अरे यार मैं आपकी आवाज में कहां नींद आएगी। तो बेटा जी आज हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करना है, लेकिन एक बारी क्विक रिवीजन करते हैं बेटा पिछली क्लास का। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा है oogenesis। अगर आप बेटा पढ़ के आए हो oogenesis ऑलरेडी, तो एक बारी बेटा आपके लिए अच्छा होगा, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? हाँ बेटा, oogenesis जो है हमने पढ़ा था, इट्स अ काइंड ऑफ साइकिल दैट इज सीन इन केस ऑफ फीमेल्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ एग, ठीक है? अच्छा, मैं एक स्टार्ट करती हूं इस तरीके से। हमने एक स्टेज पढ़ी थी डिप्लॉयड, जिसे हमने बोला था oogonia। कई सारे मिलियन ऑफ oogonia होते हैं बच्चों ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, और एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही जितने होते हैं उतने होते हैं। बर्थ के बाद कोई भी नया oogonia आपकी बॉडी में ऐड नहीं होता है। मिलियन ऑफ oogonia जो आपके एम्ब्रियोनिक लाइफ में थे उतने ही रहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये माइटोटिक डिवाइड करते हैं। और ये बेटा क्या फॉर्म करेंगे, माइटोटिकली डिवाइड करके ये फॉर्म करेंगे जो स्ट्रक्चर, इन्हें बोलते हैं प्राइमरी oocyte। एंड देन प्राइमरी oocyte ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, ड्यूरिंग द फीटल लाइफ गेट सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जिन सिंगल लेयर ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, और इन्हें बोला जाता है प्राइमरी oocyte। एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस लास्ट में, ठीक है? यस। तो अब बेटा हम क्या बोल रहे हैं कि प्राइमरी oocyte के अंदर हमारा प्राइमरी oocyte हमारा प्राइमरी फॉलिकल के अंदर होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और ये प्राइमरी oocyte जो है एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही मियोसिस 1 स्टार्ट करता है, लेकिन कंप्लीट नहीं करता है। तो आपको एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 क्योंकि इसने चालू कर दी थी, ये प्रोफेज 1 मियोसिस 1 में अरेस्टेड दिखता है। किसके अंदर अरेस्टेड दिखता है? प्राइमरी oocyte के अंदर अरेस्टेड दिखता है। जब आप पैदा होते हैं, जब कोई भी फीमेल बेटा पैदा होती है, तो वो इसी प्राइमरी oocyte के साथ पैदा होती है, जो कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक मेरे प्यारे बच्चों, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक मेरे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक चीज होती है, वो है प्राइमरी फॉलिकल की डेथ। उनको ग्रो करने के लिए कोई हार्मोन नहीं मिला, प्यूबर्टी नहीं आई, तो आपके प्यूबर्टी आते आते कई सारे फॉलिकल्स की इसमें से डेथ हो जाती है, जिसे फॉलिकुलर एट्रेशिया बोलते हैं। ईच ओवरी इज लेफ्ट विद ओनली एंड ओनली 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल।
अब जो भी चेंजेस होंगे वो आपके प्यूबर्टी में GnRH, FSH, LH के प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, हमने बोला जैसे प्यूबर्टी आई आपका FSH तो बढ़ेगा ही, जिससे कि फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी। तो हमारा प्राइमरी फॉलिकल बड़ा हो रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल में मोर ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड न्यू थीका। आई एम श्योर अब तक ये रट चुका होगा, तुम्हें रट चुका होगा, इतनी बार रिवाइज कर चुके हैं। तो हमने क्या बोला, सेकेंडरी में क्या, एक न्यू थीका और मोर ग्रैन्युलोसा सेल। सेकेंडरी बेटा टर्शरी में कन्वर्ट होती है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना बन जाता है और न्यू एंट्रम बन जाता है। और बेटा प्यारी बात कौन सी थी, प्यारी बात ये थी कि मैम ये जो प्राइमरी oocyte अरेस्टेड था ये इसी टर्शरी फॉलिकल के अंदर अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मियोसिस 1 कंप्लीट करके अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, एक पोलर बॉडी बनेगी जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं और दूसरा बनता है बेटा हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस माय सपोला आर्मी, राइट। और बेटा जी ये सेकेंडरी oocyte तुम्हें ऑफ कोर्स टर्शरी फॉलिकल के अंदर भी दिखेगी और सबसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर भी दिखती है, जहां सेकेंडरी oocyte अपने अराउंड एक नॉन सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन वाली लेयर बनाती है जिसे जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। सेकेंडरी oocyte भी मियोसिस 1 चालू करती है बट ये भी अटक जाती है बच्चों, और ये जब मियोसिस 2 चालू करके अटकती है तो ये कौन से स्टेज पे अटकती है, ये अटकती है बच्चों मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 स्टेज में। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये अरेस्ट जो होता है सेकेंड टाइम का, ये स्पर्म के कॉन्टैक्ट पे रिलीज होता है, यानी अगर फीमेल प्रेग्नेंट होगी तब ये अरेस्ट रिलीज होगा। यानी कि हम ये सोच पा रहे हैं कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हम बोलते हैं ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, वो एक्चुअल में करेक्टली देखा जाए तो सेकेंडरी oocyte जो ग्राफियन के अंदर होता है वो टूट के बेटा निकलता है, ना कि ओवम। बट एनसीईआरटी ने ओवम सेकेंडरी oocyte ऑल्टरनेटिवली यूज किया है, तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब ये अरेस्ट जब रिलीज होता है, मान लो प्रेगनेंसी हो गई, मान लो यहां पे बेटा स्पर्म आ गया, स्पर्म के कांटेक्ट होने पर सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करता है जिससे सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होती है और बनता है हैप्लॉइड ओवम, जिसे ऊटेड भी बोला जाता है ह्यूमंस के केस में। चमक गया सभी को? आई होप कि अब क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ऑल्दो मैं तुम्हारे कमेंट्स रीड करती हूं और मुझे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स ही मिलते हैं और मुझे ऐसे ही यूजुअली कमेंट्स मिलते हैं दैट आपको मेमोराइज हो गया, और बेटा जेन्युइनली बताऊं होना भी चाहिए। आप सोचो oogenesis को कब से हम रिवाइज कर रहे हैं और कब से पढ़ रहे हैं, तो याद तो होना ही चाहिए ना बेटा। अब याद नहीं होगा तो कैसे चलेगा? ठीक है, अब oogenesis के अलावा बच्चों हमने कौन सी चीज पढ़ी थी? oogenesis के अलावा हमने थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल को इंट्रोड्यूस किया था आपसे, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैंने आपको बताया था कि फीमेल के ओवरी के अंदर, और आज इसका एक एनिमेशन भी देखने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक एनिमेशन भी देखने वाले हैं। शाबाश बच्चों, बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत शाबाश ही होगा ना, बधाई तो नहीं होगी, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल की बॉडी के अंदर यूट्रस में कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, ओवरी में कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। आज हमें इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना है। कल इसका तुम्हें थोड़ा सा बेस बताया था और मैम थोड़ा सा डर भी गई थी, तो थोड़ा सा लास्ट में बेटा हमारा माहौल गड़बड़ा गया, तो लास्ट के वो कुछ मिनट्स हमारे थोड़े से, बट ठीक है आज उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज अपन कोशिश करेगा कि डरेगा नहीं। ठीक है, तो बेटा हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी के अंदर बेटा जो चेंजेस चलते हैं उसमें हमने बोला था, आप ये से रिवाइज करा रही हूं, फॉलिक्यूलर फेज बोला था मैंने, एक बोला था बेटा ओव्यूलेटरी फेज और एक बोला था बच्चों ल्यूटियल फेज। राइट बच्चों, ये रिवाइज करा रही हूं जो कल लिखा था। यूट्रस के अंदर आपने पढ़ा बेटा प्रोलिफरेटिव फेज, यूट्रस के आपने अंदर पढ़ा सॉरी मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, और आपने पढ़ा सिक्रीटरी फेज। यही पढ़ा था बच्चा पार्टी? यस, यही पढ़ा था बच्चा पार्टी। ठीक है, अब देखो हमने ये भी बोला था थोड़ा सा बेटा रिवाइज करने की कोशिश करो अगर तुम्हें याद आ रहा है, और वरना आज तो वो सारी चीजें हमें वापस से पढ़नी है ना। तो हमने बेटा पढ़ा ओवरी के अंदर बेटा हमारे पास बहुत सारे ऐसे करके प्राइमरी फॉलिकल्स थे ना, ऐसे करके बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स थे जिनके अंदर तुम्हारा प्राइमरी oocyte अरेस्टेड स्टेज में था। राइट, 60,000 से 80,000 इन ईच ओवरी। अब जैसे बेटा प्यूबर्टी आती है ऑब्वियसली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तुम्हें याद आ रहा हो मैंने ऐसे करके लिखवाया था कि हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है GnRH, और GnRH बेटा जो है एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी सबसे पहला हार्मोन जो बना रही है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एक बारी बेटा अपना नोटबुक एक बारी खोल के देखो,
और जैसे ही बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, वो इन्हीं प्राइमरी फॉलिकल्स पर एक्ट करेगा ना बच्चों, तो प्राइमरी फॉलिकल्स की ग्रोथ कराएगा, जिसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएगा ऑब्वियसली। और आप आगे देखोगे बेटा कि बहुत सारे फॉलिकल्स एक्चुअल में अराउंड 7 से 12, 7-10 वेरिएशन होता है, कहीं कहीं पे देते हैं 5 से 20 फॉलिकल्स। कुछ फॉलिकल्स एक साथ बेटा ग्रो करना चालू करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, लेकिन डोमिनेंट फॉलिकल एक ही होता है, उसका कॉन्सेप्ट बाद में, अभी सिर्फ जनरल समझो कि प्राइमरी फॉलिकल बेटा ग्रो करती है, सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रही है, सेकेंडरी टर्शरी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब फॉलिकल्स की बेसिकली ग्रोथ होना चालू होता है। बेटा फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है तो मैंने आपको बताया था ना, फॉलिकल्स में कुछ सेल्स होती हैं, जो सेल्स कॉमन होती हैं, जो सेल्स बेटा एक्चुअल में एक हार्मोन बनाती हैं, जिस हार्मोन को आप ओवरी का हार्मोन बोलते हैं। तो बेटा क्या रिलीज करती है, आपके डेवलपिंग जो फॉलिकल्स होती है ना, वो उसमें ग्रैनुलोसा सेल्स होती हैं। तो जैसे जैसे एफएसएच फॉलिकल्स की ग्रोथ कराता है, तो ये फॉलिकल्स बेटा ग्रो तो करती हैं, ये फॉलिकल्स ग्रो तो करती हैं, और फॉलिकल्स बेटा क्या सिक्रीट करती हैं, फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती हैं। याद आ रहा है, ईस्ट्रोजन, ग्रैनुलोसा सेल्स ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने ईस्ट्रोजन का क्या काम बताया था, मैंने कहा था बेटा ईस्ट्रोजन जो होता है वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम को चौड़ा करने में, बड़ा करने में काम आता है। तो एक्चुअल में जो आप प्रोलिफरेटिव फेज आज पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, आज आप ग्राफ में भी देखेंगे कि यूट्रस की जो वॉल बनती है वो प्रोलिफरेट करती है, बढ़ती है, वो किसके इन्फ्लुएंस में करती है, ईस्ट्रोजन। बट ईस्ट्रोजन कहां से आया, इन फॉलिकल से आया, और फॉलिकल्स को किसने बड़ा किया, एफएसएच ने किया। एफएसएच कहां से आया, पिट्यूटरी से आया। कब आया, प्यूबर्टी के वक्त आया, ठीक है। अब देखो बेटा, ईस्ट्रोजन क्या करती है, प्रोलिफरेटिव फेज में आपके यूट्रस की वॉल को चौड़ा करती रहती है, बड़ा करती रहती है। अब जब जैसे जैसे बेटा फॉलिकल बड़ा होता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आपकी सबसे मैच्योर फॉलिकल बन जाएगी, जिसे तुम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हो, जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है। तो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के दूसरे हार्मोन का इस वक्त रोल आएगा। कौन सा है दूसरा हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसका नाम ही है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो ल्यूटियल यानी कि ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने के काम में आएगा, और आता भी है बच्चों। देखो आपका ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपके सबसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पर एक्ट करता है, इसको रप्चर करवाता है, तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद ऑफ कोर्स बेटा आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, जिसे आप बोलते हो ओव्यूलेशन, और इसकी बची कुची बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है। बची कुची बॉडी क्या बनाती है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है। यानी कि ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ने के कौन काम में आया बेटा, एलएच। क्या बनाया, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के दो हार्मोन्स होते हैं। कौन से दो हार्मोन्स आपने बार बार लिखे हुए हैं बेटा, इसके दो हार्मोन्स होते हैं मैम, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। तो ओव्यूलेशन हो गया, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बना, इसने दो हार्मोन बनाए, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का हमेशा वही काम होता है भाई, एंडोमेट्रियम को बनाते रहना, बनाते रहना, बनाते रहना। लेकिन इसके अलावा अभी आपके पास प्रोजेस्टेरॉन भी है, उसको मेंटेन करना। दीवार तो बन गई, पर दीवार को मेंटेन करना, दीवार में और ज्यादा ग्लैंड्स को बनाना, दीवार में और ज्यादा ब्लड वेसल्स को बनाना, उसको सिक्रीटरी बनाना, किसका काम होता है, प्रोजेस्टेरॉन का। प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, आज पढ़ोगे। तो ये सिक्रीटरी फेज में यूट्रस के, इसको सिक्रीटरी बना रहे हो तुम, किसको, यूट्रस की एंडोमेट्रियम को। आज आप देखोगे डायग्राम में, तो बेटा ये किसने किया, ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन ने किया। समझ आ रही है बात। और मैंने एक नेगेटिव फीडबैक वाला कॉन्सेप्ट लिखा था, जो आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। अभी पेशेंटली सुनना, जो मैं आज पढ़ाऊंगी। और ऑल्सो जिस वक्त में ओवरी में फॉलिकल्स बड़े हो रहे हैं, इसे फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। जिस वक्त में बेटा ओवरी से ओव्यूलेशन हो रहा है, इसे ओव्यूलेटरी फेज बोल रहे हैं। जिस वक्त में ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, उसे ओवरी का ल्यूटियल फेज बोलते हैं। मैंने एक नेगेटिव फीडबैक वाला और पॉजिटिव फीडबैक वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस पॉजिटिव फीडबैक देती है एफएसएच, एलएच और जीएनआरएच को, और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कंबाइंड फॉर्म में एफएसएच, एलएच और जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक देते हैं। उसका कॉन्सेप्ट मैं अभी पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। रिवीजन हो गया बेटा, क्या कल की क्लास का रिवीजन हो गया? क्या आपको 50% भी समझ में आया? अगर आपको 50% भी समझ में आया ना बेटा, तो 100% अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, ठीक है। स्टार्ट करें फिर। तो आज हम बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये वाला ग्राफ बनाने वाले हैं। तो ये वाला ग्राफ बेटा बनाते बनाते ही हम समझते जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, लैंडस्केप में बनाओगे।
तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ग्राफ को, शाबाश बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ग्राफ को आप क्या करेंगे बेटा, लैंडस्केप में बनाएंगे, ठीक है। हाँ, लैंडस्केप में बनाएंगे, ठीक है, बहुत शानदार, वेरी वेरी गुड। चलो काफी ज्यादा समझ में आया, 110% तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलो अब हम बेटा क्या करें ना, ग्राफ बना रहे हैं, तो आप लैंडस्केप में बनाइए ताकि आपके पास थोड़ा सा स्पेस रहे। और बेटा बिल्कुल नोट्स की चिंता मत करो। क्या मैंने आपको ऐसा कभी किया है कि मैंने आपको लिखवाया ना हो? मैंने लिखवाया है ना हमेशा। तो ग्राफ पहले समझने की कोशिश करना, बुद्धि में जाना चाहिए सबसे पहले, नोटबुक से पहले ना बुद्धि में जाना चाहिए। सिर्फ नोटबुक में चला जाए, बुद्धि में ना जाए तो कोई फायदा नहीं है ना। तो आप हाफ पेज में नहीं होगा बेटा, नया पेज लो और लैंडस्केप में बनाओ। और जो भी मैं ग्राफ में लिखवाऊंगी वो मैं अलग से बेटा पॉइंट वाइज भी लिखवा दूंगी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड। समझ में आने के बाद भी लास्ट में अगर आपके पास किसी भी फॉर्म में थ्योरी अवेलेबल होगी, थोड़ी बहुत भी, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में या बुलेट्स के फॉर्म में, तो आपके लिए समझना उसे दोबारा से जब आप पढ़ोगे तो आसान होगा, ठीक है। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ बनाने वाले हैं, आप मेरे साथ में बनाओ बेटा। चलो बनाना स्टार्ट करो अब, ठीक है, इसको अब बनाना स्टार्ट करो। मैं ना इससे लाइन खींचती हूँ यार, इससे इसका इस्तेमाल करती हूँ, इसका थोड़ा इस्तेमाल किया जाए। टेढ़ा तो नहीं बना है, थोड़ा सा टेढ़ा है। अब इसको सीधा करने वाला भी पता नहीं कहाँ होता है, बट कोई नहीं, चलेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, कुछ कुछ बातें ना पहले सुनते जाना, कुछ कुछ बातें ना सुनते जाना। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फिक्स नहीं होता है कि कितने दिन का होगा, इट्स अ साइकिल ना। अब हम बेटा देखो, जब मैं आपको इसका अगला चैप्टर पढ़ाने वाली हूं, जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उसमें इस साइकिल अगर तुम्हें नहीं समझ में आई ना, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बहुत सारी चीजें तुम्हें समझ नहीं आएगी। तो इसलिए साइकिल को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, साइकिल को बिल्कुल ध्यान से समझना। फीमेल्स में साइकिल जो है वेरी करता है, किसी फीमेल में 26 दिन का साइकिल होता है, 26 दिन में सारी चीजें रिपीट होती है। किसी फीमेल में बेटा 28 दिन में साइकिल रिपीट होती है, किसी फीमेल में बेटा 30 दिन में साइकिल रिपीट होती है, 32 दिन में होती है, 36 दिन में होती है, हाँ ठीक है। तो वेरिएशन होता है, लेकिन हम बेटा हर फीमेल का साइकिल तो यहाँ पे नोट नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक एवरेज, जो एवरेज माना जाता है कि 28 दिन की साइकिल है, हम 28 दिन के हिसाब से चीजों को समझते हैं। एंड बेटा माइंड इट कि मैंने आपसे कहा था कि ये एक ऐसी बेसिक साइंस है जो आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिक साइंस की ओव्यूलेशन कब होता है, प्रेगनेंसी के चांसेस कब होते हैं, कब नहीं होते हैं, हाईली फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता, तो ये एजुकेशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो मैं मान के क्या चल रही हूं बच्चों कि फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की, 28 की। और बेटा देखो इसमें कुछ चीजें होती है जो चाहे किसी भी फीमेल की 28 दिन की साइकिल हो, चाहे 30 दिन की हो, चाहे 32 की हो, चाहे 26 की हो, कितने भी दिन की साइकिल हो, उसमें कुछ चीजें होती है जो फिक्स होती है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी, और कुछ चीजें होती हैं जो फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है। पर हमने क्या माना बेटा, हमने माना कि 28 दिन की साइकिल है, और ये डे 1 मैंने लिखा है बेटा, और यहां कहीं पे भी मैं 28 का हाफ यहां पे लेबल कर देती हूं। सपोज ये 14th है और यहां मैं मान लेती हूं कि 28वां दिन है, ठीक है। तो मैंने 28 दिन में साइकिल को पढ़ना है, ठीक है, यस। अब बेटा जी देखो मैं क्या कह रही हूं कि यूट्रस के कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं और ओवरी के कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं। एनसीईआरटी ने क्या किया बेटा, दोनों को ना कॉमन दे दिया है, पर अपन उसको अलग अलग से लिखेंगे और मैं तुम्हें समझा भी दूंगी, है ना। अभी देखो मैं क्या कर रही हूं, मैं यहां पे सबसे पहले लिख रही हूं यूटेराइन इवेंट्स। यहां पे मैंने लिखा कि यूटेराइन इवेंट्स को मैं किस तरीके से डिनोट कर सकती हूं, और मैं नीचे लिख रही हूं ओवेरियन इवेंट्स। बिल्कुल प्यार से बेटा समझते जाना, ठीक है, ओवेरियन इवेंट्स, ठीक है। अब जैसे कि बेटा सपोज मैं मान रही हूं फीमेल की बॉडी में पहले 5 दिन तक ना मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुई, यानी यूट्रस की वॉल ऐसे करके टूट के गिर रही है, ब्लीडिंग फेज है। तो जब यूट्रस की वॉल, ये मैं यूट्रस की वॉल को शो कर रही हूं, मैं रेड कलर से शो करती हूँ, ठीक है, मैं रेड कलर से शो कर रही हूं कि यूट्रस की वॉल टूट के गिर रही है। तो बेटा यूट्रस का वो कौन सा इवेंट होगा जब यूट्रस की वॉल ऐसे टूट के गिर रही होती है और ब्लीडिंग हो रही होती है, वो वाला फेज यूटेराइन इवेंट का कौन सा इवेंट होता है बच्चों। क्या मैं कह सकती हूं, अगर मैं कह रही हूं, अब देखो तुम्हारे मन में हो सकता है मैम जरूरी थोड़ी है 5 दिन के लिए ब्लीडिंग हो, जरूरी थोड़ी है मतलब 6 दिन के लिए ब्लीडिंग, फिक्स नहीं है बेटा, पर हम एक एवरेज मान के चल रहे हैं कि सपोज 1 से लेके 5 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है। किसी फीमेल में 2 दिन है, किसी फीमेल में 3 दिन है, किसी में 4 है, किसी में 7 है, लेकिन हम एक एवरेज मान के चल रहे हैं, ठीक है यार। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस यार बच्चों, आपका मुझे इसमें बहुत सारा इनपुट चाहिए होगा
क्योंकि आपके आंसर्स जो हैं जरूरी हैं बेटा, ठीक है। तो मैं इस फेज को बोल रही हूं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज। 1 से लेके 5 दिन तक जो आपके फीमेल के यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग हो रही है ना, कई बच्चों के क्वेश्चंस बहुत सारे थे जो मैं इसी में अभी एड्रेस करूंगी, कल जो मैंने पढ़े हैं मैं उसको एड्रेस करूंगी, ठीक है। तो 1 से लेके 5 दिन तक मैंने कहा कि यार ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। मैंने आपसे कल भी कहा था ये टॉपिक ऐसा है जो रिलेट करके धीरे धीरे करके आपका बेस बनेगा, पर बेस आपको खुद को बनाना है। तो मैं आपको समझाती हूं, ठीक है बेटा। मेरे को आप आंसर देते रहो, फिर मैं रिवाइज भी कराऊंगी, तो घबराना नहीं है। कल के जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसके बेसिस पे मुझे आंसर दो। क्या मैंने कल आपको यह बताया था कि ओव्यूलेशन होने के बाद सपोज अगर यहां पे इस जगह पे मैं आपको बताऊंगी कि आपका कॉर्पस ल्यूटियम बना है और मैं कह रही हूं कि 14 से लेके 28 दिन तक आपका प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हाई है, सपोज मैंने आपसे बोला इतने दिन तक जब तक कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन तक जिंदा रहता है, मैं आगे भी बताऊंगी भी, और आपका यहां पे प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हाई है, तो क्या आप इससे ये समझ सकते हैं, यस या नो में आंसर देना, कि अगर मैं ये कह रही हूं कि इस दौरान 14 से लेकर 28 तक आगे आप पढ़ोगे कि कॉर्पस ल्यूटियम होता है, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हाई होता है, तो क्या यहां से लेकर यहां तक यूट्रस की एंडोमेट्रियम तगड़ी बनी रहेगी, यस और नो? बहुत अच्छी खासी बनी रहेगी, बहुत ज्यादा सिक्रीटरी होगी, बहुत मोटी बनी रहेगी, बहुत ज्यादा वैस्कुलर होगी, यस और नो? यस और नो? यस और नो? क्या समझती है मेरी जनता? यस कह सकते हैं कि अच्छी खासी बनी रहेगी मैम, है ना यूट्रस की, ठीक है। आप ही के आंसर से मैं ना थ्योरी लिखूंगी अभी, आप ही के आंसर से, तो आराम से सुनना बेटा। मैंने कॉन्सेप्ट हमेशा कहा है कि समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपने कहा कि हाँ मैम बिल्कुल प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हाई अगर है साइकिल के इस जगह पे तो यूट्रस की वॉल बनी रहेगी, क्योंकि आप ही ने तो कल हमें बताया था कि ईस्ट्रोजन यूट्रस की वॉल को बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन उसको मेंटेन रखता है, यही कहा था मैंने, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको लास्ट में कॉन्सेप्ट में लिखवाया था कि प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन अगर कंबाइंड रहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन अगर अच्छा प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन को किसने बेटा सिक्रीट किया? कॉर्पस। इसे लिखना नहीं है, इसे लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। कॉर्पस ल्यूटियम बेटा क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता कौन है बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता कौन है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाता है, यस और नो? कल के कॉन्सेप्ट से देख के मुझे बताओ। सिर्फ बनाता ही नहीं है बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ के कॉर्पस ल्यूटियम बनाता तो है और इसको मेंटेन भी करता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट लिखेंगे, लेकिन आप मुझे एक और आंसर दो कि अगर ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता भी है और उसको मेंटेन भी रखता है, लेकिन इन भाई साहब ने जिसे बनाया, देखना इसने, देखो वो होता है ना बेटा आपके जीवन में भी कि आप जिनकी मदद करते हो वो आपकी पीठ पे छुरा भोगते हैं। स्पेशली बहुत सारे आपके करीबी कुछ लोग होते हैं, आप उनकी मदद करोगे और आपके पीछे वो छुरा भोगते हैं, तो ये बिल्कुल छुरा भोगने वाला काम करता है। कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। देखो कैसे, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाया किसने? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। कॉर्पस ल्यूटियम को इसको थैंक यू बोलना चाहिए था, ग्रेटफुल होना चाहिए था, है ना, प्यार करना चाहिए था। पर कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या किया बच्चों? कॉर्पस ल्यूटियम ने ऐसे दो हार्मोन बनाए, जो ऐसे दो हार्मोन बनाए जिसके बारे में मैंने आपसे लिखा था कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक देते हैं। लिखा था कि नहीं? लिखा था कि नहीं? यस एवरीबॉडी, कल लिखा था ना ये कॉन्सेप्ट कि नेगेटिव फीडबैक देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव फीडबैक? नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है रोक देना। भाई जिसने तुम्हें बनाया इसे थैंक यू बोलना चाहिए था और ये उसका एटीट्यूड दिखा रहा है। समझ आ रही है बात? भाई इसको इसे थैंक यू बोलना चाहिए था, पर इन भाई साहब ने दो ऐसे हार्मोन्स बनाए जिसने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ही नेगेटिव फीडबैक दे दिया। तो इसने बोला अच्छा बेटा मैंने तुम्हें बनाया, मैं तुम्हें मेंटेन कर रहा हूं और तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे रोक दो। अगर तुम मुझे रोक दोगे तो ऑब्वियसली कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा कि नहीं? कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा कि नहीं? ये पूरा कॉन्सेप्ट बेटा रिपीट होगा, पर मैं साइकिल की स्टार्टिंग को समझाने के लिए साइकिल के एंड से समझाने की कोशिश कर रही हूं। भाई अगर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हाई रहेंगे तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को खत्म कर देंगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन खत्म तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म तो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन खत्म। अगर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन खत्म तो बेटा यूट्रस की वॉल टूटेगी कि नहीं?
ये अंबुजा सीमेंट की तो है नहीं बेटा, एंडोमेट्रियम है, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन मेंटेन कर रहा है भाई इसको। अब वो हार्मोन ही तुमने बेटा अगर खत्म कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है यार, एंडोमेट्रियम टूटेगी ना यार, यस और नो। मेरी बातों को यार दिल पे मत लेना, वरना कई लोग बेटा सोचते हैं अरे मैम कैसे मजाक कर रही है, मैम मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे टॉपिक पे आप मजाक कर रहे हो। होते हैं कुछ इमोशनल बच्चे, लेकिन मैं उस फीलिंग के साथ नहीं बोल रही हूँ बेटा, है ना, समझ रहे हो ना। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, जस्ट ट्राइंग टू मेक इट अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस, ठीक है ना, समझ आ गई बात। अब बेटा क्या है ना, इसीलिए आप आगे भी समझोगे कि साइकिल के एंड तक आते आते जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्योंकि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑफ कोर्स बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम पढ़ रहे हैं और अगर किसी फीमेल में रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, यानी वो प्रेग्नेंट तो नहीं हुई है ना। अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, अभी मैं समझाऊंगी वो भी। यानी कि अगर साइकिल के एंड तक आते आते आप देखोगे कि कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है, रीजन मैंने आपको बताया और वापस से आप देखोगे, और वो रीजन होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्योंकि खत्म हो जाता है बच्चों, तो आपका जो है प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन खत्म हो जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन खत्म हो जाएगा तो यूट्रस की वॉल टूटने लगेगी। क्या होगी? यूट्रस की वॉल टूटने लगेगी, जिसे बोला जाता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जिसे क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। क्यों हुआ? क्योंकि भैया जो साइकिल में प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन था ना, वो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन बिल्कुल कम हो गया। तो मैं ऐसे करके अगर आपको दिखाना चाहूं तो मैं ऐसे आपको दिखा भी सकती हूं। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन किसके हार्मोन है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन आपके ओवरी के हार्मोन्स है। तो प्रोजेस्टेरॉन की लाइन तो बिल्कुल ही नीचे होती है और ईस्ट्रोजन की भी लाइन नीचे ही होती है, बिल्कुल कम ही होती है, मान लो बिल्कुल कम ही होती है। तो ये ईस्ट्रोजन की लाइन है। क्या सबको समझ लगा? मैं कह रही हूं कि ये ईस्ट्रोजन खत्म, ये ईस्ट्रोजन कम और प्रोजेस्टेरॉन भी कम, जिसकी वजह से भैया साइकिल अगर स्टार्ट हो रही है तो स्टार्टिंग में साइकिल की वॉल टूटी हुई आपको दिखेगी, जिसे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज बोला जाता है। बिकॉज पिछले साइकिल में जो कॉर्पस ल्यूटियम था और वो जो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन बना रहा था, जो इस वॉल को मेंटेन करे हुए थे, अब वो बिल्कुल बिल्कुल स्टैग्नेंट यानी कि कम दिख रहे हैं, बिल्कुल कम दिख रहे हैं, जीरो कभी नहीं बोलते हो, ठीक है? यस। और ये किसके हार्मोन से? मैं ये यहां पे लिख देती हूं, दिस इज ओवेरियन हार्मोन, दिस इज ओवेरियन हार्मोन। करेक्ट है बच्चा पार्टी? करेक्ट है बच्चा पार्टी। और यहां हम लिखेंगे किसके हार्मोन्स? यहां हम लिखेंगे पिट्यूटरी के हार्मोन्स, यहां हम लिखेंगे पिट्यूटरी के हार्मोन। अब बेटा फिर से उसी कॉन्सेप्ट पे आओ, फिर से उसी कॉन्सेप्ट पे आओ। हमने यहां कहा था कि जब LH होता है तो वो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराता है और वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन जाके LH को नेगेटिव फीडबैक देते हैं। क्या ये सिर्फ LH को नेगेटिव फीडबैक दे रहे थे? क्या ये सिर्फ LH को नेगेटिव फीडबैक दे रहे थे, या फिर ये बेटा GnRH को भी नेगेटिव फीडबैक दे रहे थे, यानी उनको भी इनहिबिट करके रख रहे थे, और FSH को भी नेगेटिव फीडबैक दे रहे थे? इस दौरान जब भी आपको कॉर्पस ल्यूटियम दिखेगा और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन बनाएगा तो यूट्रस की वॉल तो मेंटेन रहेगी, लेकिन धीरे 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 जाके बेटा ये GnRH FSH को नेगेटिव फीडबैक भी देंगे, राइट? सबको नेगेटिव फीडबैक देते हैं, सबको नेगेटिव फीडबैक देते हैं। अब आप मुझे बताओ बेटा, जब साइकिल शुरू होगी, जब साइकिल शुरू होगी, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन घट रहा है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन घट रहा है, तो FSH LH का अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं? FSH LH का अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं? ठीक है, राइट? लेकिन बेटा आप एक चीज ध्यान रखना, पीक पे जब कोई भी हार्मोन पीक पे होता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो हम ऐसा पीक दिखाते हैं किसी भी हार्मोन का, ठीक है? अदरवाइज बेटा बढ़ना या कम होना हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम थ्योरी में लिखेंगे तो हम लिख लेंगे कि FSH बढ़ रहा है, LH बढ़ रहा है। बढ़ने को और घटने को हम हमेशा बेटा लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। किसी हार्मोन का अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहीं पे दिखता है तो उसकी पीक ऐसे बनाएंगे। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? अब मैंने कहा कि भैया जब पिछले साइकिल का कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो चुका है, तो यानी प्रोजेस्टेरॉन LH को नेगेटिव फीडबैक था, LH को नेगेटिव फीडबैक था क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हाई थे, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हाई थे, उसने LH को कम कर रखा था, FSH को कम कर रखा था, GnRH को इस दौरान कम कर रखा था जिस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम था। जैसे नई साइकिल स्टार्ट होती है तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन खुद कम हो गए, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन खुद कम हो गए, तो धीरे धीरे अब हमें FSH और LH बढ़ते हुए दिखेंगे, ठीक है? FSH और LH बढ़ते हुए दिखेंगे। मेरी बात सबको समझ लग रही है कि क्या नहीं? यस,
लेकिन मैं देखो ग्रीन कलर से FSH दिखा रही हूं और व्हाइट कलर से LH दिखा रही हूं, समझ लो, ठीक है। ये पीक नहीं है बेटा, ये मत समझना कि इनकी बहुत ज्यादा पीक है। पॉइंट जब हम लिखेंगे तो मैं आपको लिखवा दूंगी कि ये बढ़ने चालू होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो नेगेटिव फीडबैक था अब वो नेगेटिव फीडबैक रहा नहीं। तो FSH भी बेटा बढ़ना चालू होता है और LH भी बढ़ना चालू होता है। एवरीबॉडी क्लियर है यहां तक? अब आप मेरे को बताओ, अगर FSH LH बढ़ रहे हैं क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन घट चुके थे, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन घट चुके थे, LH FSH बढ़ रहा है, तो ओवरी के अंदर किस चीज की डेवलपमेंट होगी? ओवरी के अंदर किस चीज की बेटा डेवलपमेंट होगी? ओवरी के अंदर बेटा किस चीज की डेवलपमेंट होगी? साइकिल के स्टार्टिंग में आपके पास कुछ इस तरीके के प्राइमरी फॉलिकल्स थे या नहीं? काफी सारे प्राइमरी फॉलिकल्स थे। अब आपने देखा कि आपका FSH और LH जो है बढ़ रहा है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको बढ़ाएगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको बढ़ाएगा? किसको बढ़ाएगा? फॉलिकल्स को बढ़ाएगा कि नहीं? जैसे ही FSH आपको साइकिल की स्टार्टिंग में दिख रहा है, भैया ये FSH फॉलिकल की ग्रोथ करवाएगा। यही तो हमने कल भी लिखा था भाई, ये FSH फॉलिकल्स की ग्रोथ कराएगा। प्राइमरी से बनवाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी से बनवाएगा टर्शरी, टर्शरी से बनवाएगा द मैच्योर, द मोस्ट मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सारे फॉलिकल्स की ग्रोथ ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करा सकता है कि नहीं बच्चा पार्टी? करा सकता है कि नहीं बच्चा पार्टी? यस एवरीबॉडी, क्या समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? और मेरे को अब इस बात के लिए बेटा आप ही देखो, आप ही आंसर दे रहे हो, आप ही आंसर दे रही हो। ये सारे फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, ये ग्राफियन फॉलिकल है। जैसे जैसे फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स में कौन से सेल्स होते हैं? ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं कि नहीं? होते हैं कि नहीं? कल बताया था ग्रैन्युलोसा सेल्स। फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है क्योंकि FSH बढ़ रहा है, क्योंकि ये दोनों कम हो चुके हैं। ये दोनों जब तक ज्यादा रहते हैं तब तक इन दोनों को नेगेटिव फीडबैक देते हैं। जब ये दोनों साइकिल की स्टार्टिंग में इनहिबिट कम हो चुके हैं तो LH FSH बढ़ रहा है, FSH बढ़ रहा है, फॉलिकल बढ़ रहा है, फॉलिकल बढ़ रहा है, ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ रहा है, ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ रहा है, तो कौन सा हार्मोन? ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ रहा है तो कौन सा हार्मोन बच्चों? यस, कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन। अबू वेरी गुड, यस यस राजी वेरी गुड, झलक वेरी गुड, राहुल वेरी वेरी नाइस। क्या मैं कह सकती हूं कि इसी दौरान एक वक्त ऐसा आएगा अब तुम्हें पीक दिखेगी? पता है क्यों पीक दिखेगी? पता है क्यों दिखेगी? अब सुनो, फॉलिकल ग्रो करते हैं, फॉलिकल ग्रो करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है बच्चों जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, सबसे मैच्योर फॉलिकल। ऑफ कोर्स ये सारे फॉलिकल ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, ईस्ट्रोजन बढ़ता रहता है, पर पीक पे कब आता है पता है? पीक पे आता है जब सबसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। आपको दिखेगा साइकिल में कि भाई जिस दिन आपकी सबसे मैच्योर फॉलिकल बनती है, जस्ट 14, क्योंकि 28 दिन की साइकिल है तो मैं मान रही हूं 13वें दिन पे अराउंड बेटा ऐसा होता है कि जिस दिन आपकी सबसे मैच्योर फॉलिकल बनती है उस दिन आपको ईस्ट्रोजन का क्या दिखता है बेटा? आपको ईस्ट्रोजन का एक पीक दिखता है। देखना जरा, मैं 14th को ना थोड़ा लेबल कर देती हूं ताकि 14th को समझने में हमें कंफ्यूजन ना हो। दिस इज 14th ना, तो इसके जस्ट पहले आपको पीक बनाना है, तो मैं इसके जस्ट पहले पीक बना के दिखाती हूं आपको। समझ आ रही है बात? ये जो ईस्ट्रोजन की पीक दिखी, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये जो ईस्ट्रोजन की पीक दिखी, ये ईस्ट्रोजन की पीक आपको क्यों दिखी, तो क्या बताओगे? ये ईस्ट्रोजन की पीक मैम हमें इसीलिए दिखी क्योंकि जो सबसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था उसने हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन सिक्रीट किया, उसने हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन सिक्रीट किया। प्रोजेस्टेरॉन की हालत तो अभी भी वैसी ही है, प्रोजेस्टेरॉन बनाने वाला कोई हार्मोन अभी तक नहीं आ पाया है, उसकी हालत अभी भी वैसी ही है। क्या यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? क्या यहां तक कोई दुख दर्द समस्या कि ईस्ट्रोजन की पीक क्यों आई? क्योंकि सबसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ने आपके ईस्ट्रोजन की पीक को बनाया। अब बेटा एक चीज और सुनिए, एक चीज और सुनिए, ईस्ट्रोजन अगर बेटा फॉलिकल्स के द्वारा धीरे धीरे सिक्रीट हो रहा था, ईस्ट्रोजन अगर आपके फॉलिकल्स के द्वारा धीरे धीरे सिक्रीट हो रहा था, तो आपके एंडोमेट्रियम की वॉल भी तो बेटा धीरे धीरे बनेगी कि नहीं?
ईस्ट्रोजन अगर धीरे धीरे आपकी फॉलिकल्स के द्वारा सिक्रीट हो रहा था तो क्या आपकी वॉल भी एंडोमेट्रियम की वॉल धीरे धीरे अरे यार एंडोमेट्रियम की वॉल धीरे धीरे बनेगी कि नहीं? बनेगी कि नहीं? बनेगी कि नहीं? ये एंडोमेट्रियम की वॉल बनते हुए दिखेगी बच्चों। किसने बनाया इस वॉल को? ईस्ट्रोजन ने। ईस्ट्रोजन को किसने बनाया? फॉलिकल ने। फॉलिकल को किसने बनाया? एफएसएच ने। एफएसएच क्यों बढ़ा? क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन साइकिल के स्टार्टिंग में कम थे। क्यों कम थे? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम साइकिल के स्टार्टिंग में नहीं होता है, खत्म हो चुका होता है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? यस। अब बेटा मेरे को बताओ, जब यूट्रस की वॉल बनती है तो यूट्रस का वो कौन सा फेज कहलाता है? क्या ये फेज को प्रोलिफरेटिव फेज कह सकते हैं? क्या इस फेज को यूट्रस की प्रोलिफरेटिव फेज कह सकते हैं? और यही यूट्रस में जो यूट्रस की वॉल जो बन रही होती है बच्चों, जिसे आप प्रोलिफरेटिव, मैं इसको लिख भी देती हूं, ठीक है? इसे हमने क्या बोला बेटा? यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल, ठीक है? यूटेराइन वॉल जैसे जैसे बेटा प्रोलिफरेट कर रही है, क्या उसी दौरान फॉलिकल्स की भी ग्रोथ दिख रही है तुम्हें? तो ओवरी में क्या हो रहा है इस दौरान जब यूट्रस की वॉल बढ़ रही है? क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है ना बेटा। आप खुद ही सोचो ना यार, आप खुद ही सोच के देखो ना बेटा, अगर फॉलिकल नहीं बड़े होते तो ईस्ट्रोजन कहां से आता? अगर ईस्ट्रोजन नहीं आता तो प्रोलिफरेटिव फेज कैसे आता? यानी जिस दौरान यूट्रस में प्रोलिफरेशन दिख रही है, वॉल बन रही है, ऑफ कोर्स बेटा उस दौरान ओवरी में कौन सा फेज चल रहा है बेटा? उस दौरान ओवरी में चल रहा है फॉलिक्यूलर फेज। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट बच्चा पार्टी? यस एवरीबॉडी। अगर 1 से लेके 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है ना बेटा, तो अगले 6 से लेके 13 दिन तक बोल सकते हो कि प्रोलिफरेटिव फेज है या फिर फॉलिक्यूलर फेज है। यस यस यस। समझ आ रही है बात एवरीबॉडी? समझ आ रही है बात? श्रेया बेटा टाइप करने से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो तो आपको शायद कम कंफ्यूजिंग लगेगा। डोंट टाइप। आप इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हो तो आपका ध्यान कहां है बेटा? ध्यान दो यहां पे। और अभी स्टार्ट किया कॉन्सेप्ट। आई हैव टोल्ड बेटा 10 times that I will repeat the concept. I repeat the concept 2-3 times. But please don't focus on typing if you are understanding less. अगर समझ आ रहा है तो yes या no तो कर सकते हो, बट टाइप करते रहोगे इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस तो फिर फोकस कहां है? एक बेटा शब्द हटा तो दुर्घटना घट जाएगी फिर। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो बेटा इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिक्यूलर फेज जो होता है ना बेटा, ओवरलैप करता है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ में सुनो तो समझ आएगा बेटा। ठीक है, पहले यहां तक नोट करो, पहले यहां तक तुम नोट करो, इसे लिखो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, आराम से आप खुद से बेटा इसे 2 मिनट तक इसे पहले लिखो और इसे समझो। इसको रिपीट किया जाएगा, बट अभी मैं आपको टाइम दे रही हूं, इट इज योर ओन टाइम। इसको नोट करिए और इसे समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलो, जिसने नोट कर लिया है वो वापस से समझो, जिसने नहीं किया है वो एक बारी नोट कर लो। ठीक है, इट्स ओके। जिसने डन कर लिया है बेटा, इट्स ओके, इट्स ओके। लेट द अदर पीपल ऑल्सो राइट, लेट द अदर पीपल ऑल्सो राइट, दैट्स ओके, दैट्स ओके। लेट द अदर पीपल ऑल्सो राइट। अरे बेटा मेरी जिम्मेदारी है, समझा के जाऊंगी, कैसे नहीं समझोगे? जिसको बिल्कुल ही बेटा कम समझ आता है ना, उसको भी समझा के जाऊंगी। ठीक है, अब बेटा मेरे को एक चीज और बताओ, मेरे को एक चीज और बताओ। ठीक है, मैं साइड हो गई हूं और जिसने जो नोट करा है वो नोट करो। मैं साइड में होके एक सवाल आपसे पूछ रही हूं। मेरे को एक क्वेश्चन बताओ बेटा। क्वेश्चन ये, अभी इसको वापस से बेटा डायग्राम को देखो, मैं साइड में बैठी हुई हूं। डायग्राम में बेटा आपको दिख रहा है कि फॉलिकल्स की ग्रोथ हुई, ओवेरियन फॉलिकल्स प्राइमरी से सेकेंडरी बने, सेकेंडरी से टर्शरी बने, टर्शरी से ग्राफियन बने। किसने बनाया बेटा इन फॉलिकल्स को? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने बनाया। फॉलिकल्स की ग्रोथ कराई तो फॉलिकल्स ने एक हार्मोन को सिक्रीट किया जिसे बोलते हैं ईस्ट्रोजन। लेकिन ईस्ट्रोजन की पीक आपको तब दिखती है, पीक मतलब वो जो आपको एक पहाड़ जैसा दिख रहा है, जब सबसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल आपको दिखता है तो आपको ईस्ट्रोजन की पीक दिखती है।
जब आपको ईस्ट्रोजन बेटा फॉलिकल से सिक्रीट होता हुआ दिखता है तो बट ऑब्वियसली ईस्ट्रोजन का फंक्शन हमने लास्ट क्लास में लिखा था कि ईस्ट्रोजन यूट्रस की वॉल को बनाएगा। जब भैया फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है जिसे तुम ओवेरियन इवेंट्स में फॉलिकुलर फेज बोल रहे हो, तो फॉलिकल ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है जिससे यूट्रस की वॉल बनने लगती है, जिसे प्रोलिफरेटिव फेज बोला जाता है। राइट, प्रोलिफरेटिव फेज बोला जाता है। अब बच्चों मेरे को एक चीज बताना, अब इस ग्राफियन फॉलिकल के टूटने की बारी आ चुकी है, तो ग्राफियन फॉलिकल को कौन तोड़ेगा जल्दी से बताओ, जिसकी वजह से 14th डे पे अराउंड ओव्यूलेशन होता है, जल्दी बताओ। यस, कौन तोड़ता है इस ग्राफियन फॉलिकल को? कौन रप्चर कराता है बच्चों? इस ग्राफियन फॉलिकल को कौन रप्चर कराता है बच्चों? यस, कौन रप्चर कराता है बच्चों? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। शाबाश, ये रहे ना आंसर्स आ रहे हैं। अब बेटा देखो एक चीज, वापस से कल का फीडबैक देखो, वापस से कल का फीडबैक देखो। अगर ईस्ट्रोजन का बहुत हाई अमाउंट हो, अगर ईस्ट्रोजन का बहुत हाई अमाउंट हो और ईस्ट्रोजन सिंगल बहुत ज्यादा पीक पे हो, तो वो एफएसएच और एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देता है या नहीं? देता है, देता है या नहीं पॉजिटिव फीडबैक? एलएच और एफएसएच को कल लिखा था, जब ईस्ट्रोजन सिंगल था, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कंबाइंड थे, तो उसने सबको इनहिबिट किया। ईस्ट्रोजन सिंगल है तो एफएसएच को भी पॉजिटिव फीडबैक, एलएच को भी पॉजिटिव फीडबैक, और सबसे ज्यादा एलएच को पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, एफएसएच को तो कम मिलता है, एलएच को हाईएस्ट फीडबैक मिलता है। अभी देखो, अब समझना वापस से, फॉलिकल ग्रो कर रहे थे, फॉलिकल ने ईस्ट्रोजन बनाया, ईस्ट्रोजन सबसे ज्यादा ग्राफियन फॉलिकल से बना, इसीलिए ग्राफियन फॉलिकल जिस जगह पे दिखता है वहां ईस्ट्रोजन की पीक दिख रही है जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। एक्चुअल में ये अराउंड 13th डे होता है। ये ईस्ट्रोजन की पीक अगर आप देखना चाहो तो बेटा ये अराउंड 13th डे आपको ईस्ट्रोजन की पीक मिलती है, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। ठीक है, ईस्ट्रोजन जब पीक पे होता है तो ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग पॉजिटिव फीडबैक टू एलएच एंड एफएसएच। एम आई राइट? आई एम राइट बेटा, है ना? अभी देखो यहां पे आपको सडनली जिस जगह पे ईस्ट्रोजन की पीक मिलती है वहीं पे बेटा आपको एफएसएच की भी पीक दिखती है और एलएच की भी पीक दिखती है, बट एलएच की पीक कहीं ज्यादा बड़ी होती है देन एफएसएच। एफएसएच की पीक को तो और छोटा बना सकते हैं, जो एफएसएच की पीक होती है वो छोटी होती है, एलएच की पीक ज्यादा होती है। क्या सबको समझ लग रही है ये बात? क्या सबको समझ लग रही है ये बात? और इन दोनों की पीक क्यों आई मैम? इन दोनों की बेटा थ्योरी हम बाद में लिखेंगे, लेकिन इन दोनों की पीक क्यों आई मैम? इन दोनों की पीक आती है बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय ग्राफियन फॉलिकल। समझ आ रही है बात? एनसीईआरटी ने एक बार देख लेते हैं 14th डे पे दिखाया है या जस्ट बिफोर 14th डे दिखाया है। दिस इज द 14th से पहले, जस्ट बिफोर 14th ही दिखाया है। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, यस सक्षम, वेरी गुड, वेरी गुड सक्षम। अब बेटा देखना, समझना मेरी बात, इसे बोला जाता है पीक या फिर बोला जाता है सर्ज। इसे बोला जाता है पीक या फिर बोला जाता है सर्ज, एलएच सर्ज या फिर एफएसएच सर्ज, इसका मतलब होता है पीक। अब बेटा आप मुझे बताओ कि अगर बेटा एफएसएच या एलएच, एफएसएच की तो कम पीक दिखी, एलएच की पीक दिखेगी, तो मैं क्या कह सकती हूं, यही एलएच की पीक होती है बेटा जो इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराती है। यही बेटा एलएच की जो पीक होती है वो किसको रप्चर कराती है? ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराती है। और क्या कॉज करती है बच्चों? ओव्यूलेशन। क्या कॉज करती है बच्चों? ओव्यूलेशन। कह सकते हैं ऐसा? मैंने तो बेटा इस तरीके से दिखाया, पर ऑफ कोर्स 14th डे पे एग्जैक्टली ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है? 14th डे पे एग्जैक्ट ओव्यूलेशन होता है। अब मेरे कॉन्सेप्ट्स को बेटा, लास्ट का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी जानते हैं, पर आप मेरी बात को एक और बार सुनिए, मेरी बात को एक और बार सुनिए। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों बोला? 28 दिन की साइकिल है तो 14th डे पे ही क्यों ओव्यूलेशन हुई, इसका कारण मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी आप ये याद रखो कि 14th डे पे ओव्यूलेशन हो गई। 14th डे से एक दिन पहले ईस्ट्रोजन की पीक दिखती है, और जब ईस्ट्रोजन की पीक दिखती है उसके बाद ही एफएसएच एलएच की पीक दिखती है। कभी भी बेटा अगर आप सही चीज पढ़ो,
कभी भी जिस दिन ओव्यूलेशन हो रहा है उस दिन ईस्ट्रोजन की पीक नहीं दिखेगी, उससे जस्ट एक दिन पहले दिखेगी। क्योंकि जब ईस्ट्रोजन की पीक होगी ना बेटा, ईस्ट्रोजन हाई होगा, तब बेटा वो धीरे धीरे करके आगे जाके LH और FSH को बढ़ाएगा, और जब आगे जाके LH और FSH बढ़ेंगे ना बेटा, तब जाके वो ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ेगा और तब जाके ओव्यूलेशन होगा। तो जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से जस्ट पहले ईस्ट्रोजन की पीक, और ईस्ट्रोजन हाई तो FSH भी हाई और LH भी हाई, यानी FSH सर्ज और LH सर्ज दिखता है। LH अगर सर्ज पे होगा तो वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराएगा, ओव्यूलेशन कराएगा, और किस स्ट्रक्चर को बनाएगा मेरे बच्चों? जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम जब आपका ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, बचा कुचा जितना भी पार्ट है आपके ग्राफियन फॉलिकल का, वो क्या बना देंगे बेटा? क्या बना देंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बेटा कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा ओव्यूलेशन होने के बाद? यस और नो? क्या कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा? यस और नो? ओव्यूलेशन हो गई तो क्या कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा कि नहीं बच्चों? यस यस यस, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। शाबाश बेटा, फिर आप ही आंसर दो, एक और आप ही आंसर दो, ठीक है? अब तो आपका आंसर देना बनता है। ओव्यूलेशन हो गयो, कॉर्पस ल्यूटियम बन गयो, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया तो अब बेटा कौन से दो हार्मोन्स चढ़ेंगे ऊपर? कौन से दो हार्मोन्स? कौन से दो हार्मोन्स चढ़ेंगे बच्चों? कौन से दो हार्मोन्स की पीक दिखेगी? यस, जल्दी 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 जल्दी। क्या यही वो स्ट्रक्चर है बच्चों जो कि प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दोनों को सिक्रीट करता है? यस, क्या यही वो है जो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दोनों को सिक्रीट करता है? अब आप देखो बेटा कैसा कमाल होगा। जो प्रोजेस्टेरॉन अभी तक साइलेंट था अब वो वायलेंट होगा। अराउंड 22nd डे बेटा प्रोजेस्टेरॉन की एक बड़ी पीक दिखती है और ईस्ट्रोजन की भी पीक दिखती है, जबकि ईस्ट्रोजन की पीक थोड़ी कम होती है। ईस्ट्रोजन की भी पीक दिखती है पर ईस्ट्रोजन कम, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा। कॉर्पस ल्यूटियम जो है मेनली वो प्रोजेस्टेरॉन के लिए है, ईस्ट्रोजन कम बनाता है। मेनली क्या बनाता है? मेनली प्रोजेस्टेरॉन बनता है। तो आप यहां पे देखो, ईस्ट्रोजन की भी छोटू सी पीक आई, बिल्कुल इत्तू सी, और प्रोजेस्टेरॉन की भी एक पीक आई। और किसकी पीक आई? प्रोजेस्टेरॉन की। मेनली प्रोजेस्टेरॉन की पीक आई और थोड़े अमाउंट में ईस्ट्रोजन की भी पीक आई। ये दोनों किसने सिक्रीट किया? ये दोनों आपके कॉर्पस ल्यूटियम ने सिक्रीट किया। यस और नो? यस और नो? राइट राइट, समझ आ रही है बात? क्या ये दोनों हार्मोन्स मिलके आपके यूट्रस के एंडोमेट्रियम को और ज्यादा तगड़ी बनाएंगे? क्या ये दोनों मिलके इसमें और ज्यादा ब्लड वेजल्स बनाएंगे? क्या ये दोनों बेटा मिलके आपके यूट्रस की वॉल में ग्लैंड्स का भी फॉर्मेशन करेंगे? यस, ये पूरे चेंजेस जो आपके यूट्रस की वॉल में हो रहे होते हैं, क्योंकि अब आपका प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हाई है, इसी फेज को तो बेटा यूट्रस के बोला जाता है सिक्रीटरी फेज, क्योंकि ग्लैंड्स बनते हैं। सिक्रीटरी फेज। और बेटा ओवरी में इसी फेज को क्या बोला जाता है? ओवरी में इसी फेज को बोला जाता है ल्यूटियल फेज, क्योंकि अब आपके ओवरी के अंदर आपको क्या फॉर्म होते हुए दिख रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, शाबाश बच्चों, वेरी नाइस वेरी नाइस। अगर बेटा देखो 70% जनता आंसर देती है ना, मैं ये नहीं बोल रही हूं कि जिसको कम समझ में आ रहा है, क्यों कम समझ में आ रहा है, मैं हूं बेटा और मैं समझाऊंगी, इस साइकिल को 2 बार और समझा दूंगी। लेकिन अगर आपकी क्लास की जनता समझ पा रही है तो मैक्सिमम देखो हम उससे समझ पाते हैं कि या तो मैं बहुत ही बेकार समझा रही हूं, है ना, और अगर सही में बेकार समझाऊंगी तो फिर तो 10 बार ही और समझा दूंगी, ठीक है? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मेरा सेटिस्फैक्शन इससे नहीं है कि मैंने कितनी जल्दी सिलेबस करा दिया, सेटिस्फैक्शन इससे भी है कि तुम्हें कितना समझ में आया। ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऐसे करके टाइम पास नहीं कर सकते ना बेटा, समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है? अभी देखो बेटा, अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा, अभी खत्म नहीं हुआ है।
अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा, पहले पूरी थ्योरी लिखेंगे, पहले चीजों को बिल्कुल दिमाग में सेट करेंगे, पहले तुमसे सवाल पूछेंगे, तब मेरे को सेटिस्फैक्शन होगी कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, अभी देखो बेटा, अभी देखो, सुनना मेरी बात। कॉर्पस ल्यूटियम जब बना, ग्राफियन फॉलिकल के टूटने से प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन की पीक दिखी। प्रोजेस्टेरॉन की पीक अराउंड 22nd डे दिखती है, प्रोजेस्टेरॉन की पीक अराउंड 22nd डे दिखती है। ईस्ट्रोजन की भी पीक दिखती है, बट वो छोटी पीक होती है प्रोजेस्टेरॉन के कंपैरिजन में। अब बेटा देखो, ऐसा थोड़ी है कि कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहेगा भाई, इसको भी मौत आएगी ना बेटा, जैसे सब लोगों को आती है मौत। ठीक है बेटा, एक टाइम के बाद कॉर्पस ल्यूटियम भी डिग्रेड हो जाता है, आप देखोगे वो उसकी लाइफ स्पैन। बेटा पूरे साइकिल में अगर कोई चीज फिक्स है तो वो है इसकी लाइफ स्पैन। डजंट मैटर ये कब बना, डजंट मैटर ये कब बना, जब भी ये बना इसकी लाइफ साइकिल फिक्स है, लाइफ स्पैन फिक्स है कि ये 14 दिन तक ही जिंदा रहेगा। इसकी लाइफ साइकिल फिक्स है कि ये 14 दिन तक ही जिंदा रहेगा, यानी इसको भी एक दिन मौत आनी है। मौत कब आएगी बेटा, लास्ट तक आते आते इसे मौत आएगी, मतलब लास्ट तक आते आते ये डीजनरेट कर जाएगा ना, लास्ट तक आते आते साइकिल के ये डीजनरेट कर जाएगा। बच्चों मैं आगे लिखवाऊंगी कि भैया ये सिर्फ 14 डे तक जिंदा रहेगा, ये सिर्फ 14 डे तक जिंदा रहेगा। यानी कि और एक बात हमें समझ में आती है कि यार इन दोनों भाई साहब की पीक तो आई थी, इन दोनों ने मिलके बेटा ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ा और कॉर्पस ल्यूटियम बनाया, पर भाई कॉर्पस ल्यूटियम तो दोगला निकला ना यार, कॉर्पस ल्यूटियम ने तो धोखा देना था, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन सीक्रेट करने लग गए। ये दोनों प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन सीक्रेट करेंगे तो भैया इनकी पीक बेटा अब धीरे 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 खत्म, क्योंकि दोनों मिलके इसको नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात एवरीबॉडी? ये FSH-LH कम क्यों हुए, क्योंकि यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम था, यहां प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन थे, जिन्होंने इस FSH-LH को नेगेटिव फीडबैक देके कम रखा। लेकिन वापस से तुम देखोगे FSH बढ़ेगा, वापस से FSH नेक्स्ट साइकिल में बढ़ेगा, नेक्स्ट साइकिल में बढ़ेगा जब कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन के बाद खत्म, कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन के बाद खत्म तो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन खत्म, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन खत्म तो ये जो पूरी वॉल है ये खत्म, और अगर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन खत्म तो FSH-LH पर नेगेटिव फीडबैक भी खत्म और साइकिल में वापस से FSH-LH बढ़ना चालू कर जाएंगे। समझ आ रही है बात? यस यस। अब देखो बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की 85% चीजें कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी दीक्षा धन्यवाद, दिशा ठीक है बेटा, यस रहमान यस। अब बेटा मैं देखो इस साइकिल को वापस से रिपीट करती हूं, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखती हूं, उससे और बेटर आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना कि इसमें अभी कुछ और कॉन्सेप्ट्स बचे हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ना, व्हाट इफ प्रेगनेंसी हो जाए, मैम प्रेगनेंसी हो जाएगी तो क्या होगा मैम, क्या ये ओव्यूलेशन का डे फिक्स होता है क्या मैम? अगर 32 दिन की साइकिल है तो कैसे पता चलेगा कि ओव्यूलेशन कब हुआ है? मैम ओवा कितने दिन के लिए जिंदा रहता है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा पीरियड जो होता है फीमेल्स के लिए, कपल्स के लिए फर्टाइल पीरियड है? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स बचे हैं जो मैं अभी आपको बताती हूं, ठीक है? तब तक आप इसे बेटा 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, इसे नोट कर लो 1 मिनट। यस एवरीबॉडी, ठीक है? एसी को क्या हो गया है? डन एवरीबॉडी। एक और बार समझा दूं, एक और बार आप समझा दूं। अच्छा एक और बार पहले ना थ्योरी के फॉर्म में समझते हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में समझते हैं, और लैंग्वेज जब हम लिख लेंगे ना बेटा तो वापस से इस डायग्राम में आएंगे। डन है ना? एक बारी मैं क्या करती हूं, लैंग्वेज लिखवा देती हूं आपको, और लैंग्वेज जब लिख लेंगे ना बेटा तो वापस से इस डायग्राम में आएंगे, वापस से इस डायग्राम को समझेंगे, एनसीईआरटी रीड करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया तो एक बारी कर लें। यस यस एवरीबॉडी, डन हो गया?
धन्यवाद बच्चों। यार 1 घंटा हो गया यार, पढ़ाई नहीं है अभी तक हमने कुछ। तो हम क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को थोड़ा थ्योरी के फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं कॉपी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, मतलब कॉपी को क्या, बोर्ड को। तुम नॉर्मल पोर्ट्रेट फॉर्म में लिखते जाओ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आप मेरे साथ साथ नोट करो बेटा, इसके लिए अलग से कोई टाइम नहीं होना चाहिए, मेरे साथ साथ नोट करो, है ना। यस, हाँ। तो हम पहला फेज लिख रहे हैं, नंबर 1 मेंस्ट्रुअल फेज। कैन वेरी, फीमेल टू फीमेल। हम कंसिडर कर रहे हैं 28 दिन की साइकिल, और हम मान के चल रहे हैं 1 से 5 दिन, डे 1 टू डे 5 ब्लीडिंग हो रही है। पर ब्लीडिंग हुई क्यों? कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम प्रीवियस साइकिल, कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम प्रीवियस साइकिल degrade, no corpus luteum means no progesterone, P का मतलब प्रोजेस्टेरॉन, E का मतलब ईस्ट्रोजन। This means no inhibition to FSH, LH, GnRH, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन अगर नहीं है, क्रॉस का मतलब नहीं है, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स, और इसी ब्रेकडाउन की वजह से ब्लड रिलीज होता है, ब्लड। कई बच्चों ने पूछा था क्वेश्चंस में कि मैम व्हाई देयर इज पेन ड्यूरिंग ब्लीडिंग, ऐसा क्यों होता है मैम कि ब्लीडिंग के दौरान पेन होता है। इसको मैं नोट फॉर्म में लिखवा दूंगी। जब बेटा ब्लीडिंग हो रही होती है ना, यूट्रस की वॉल टूटती है, तो बॉडी ये चाहती है कि वॉल कंप्लीटली अच्छे से टूट जाए। कई फीमेल्स में ज्यादा होती है, कई में कम होती है, कई में नहीं होती है, बट वो होती इसलिए है क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं बेटा, वो आपके यूट्रस की वॉल सिक्रीट करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन्स होते हैं वो यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शंस कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं, जिससे कि पूरा अच्छी तरीके से ना जो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो रही है, जो टूट के गिर रही है, वो अच्छी तरीके से टूट जाए। जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, जिसकी वजह से शिखर बेटा बता दिया, ओव्यूलेटरी फेज एक ही दिन का तो था, जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ वो ओव्यूलेटरी फेज है, मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है। तो मैं ये चीज बेटा नोट फॉर्म में लिखवा भी दूंगी कि यूट्रस की वॉल में ना प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट्स होते हैं, अंग्रेजी सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसकी वॉल में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और ये नेचर ने इसीलिए बनाया कि ताकि कंप्लीटली बेटा यूट्रस की वॉल जितनी टूटनी है वो प्रॉपर्ली टूट जाए, ठीक है। जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, पेन भी हो सकता है, मैं लिखवा दूंगी इसे। गॉट इट। अभी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गया बेटा। अब मैं दूसरा जो फेज लिखने जा रही हूं उसको मैं या तो बेटा यूट्रस के टर्म्स में अगर लिखना चाहूं तो मैं प्रोलिफरेटिव फेज लिख सकती हूं, ठीक है। और अगर मैं बेटा किसके टर्म्स में लिखना चाहूं, अगर मैं बेटा ओवरी के टर्म्स में लिखना चाहूं तो मैं फॉलिकुलर फेज लिख सकती हूं। आप चाहो तो देखो ये ना आपके थ्योरी एग्जाम में काम आएगा, जो हम ये पूरी कहानी लिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ बेटा थ्योरी में काम नहीं आएगा। मेरा ये मानना है कि आप ना साइकिल को बार बार देखो, मेरे साथ भी ऐसा होता था, मुझे साइकिल समझ आ जाती थी, लेकिन बाद में ना मैं साइकिल से रिलेटेड अगर मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे होते तो मैं जब वापस रिवाइज करती थी तो मेरे को समझ नहीं आता था कुछ कुछ पॉइंट्स। तो ये उसी चीज के लिए कि जब आप सेकंड टाइम साइकिल पढ़े ना, तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कि ग्राफ ऐसे क्यों बनाया, पीक कैसे आई, तो आप ये पॉइंट्स को पढ़ के ना एक्चुअल में क्या उस चीज को रिलेट कर पाए, बस उसी चीज के लिए, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज, अब हमने बोला कि, और फॉलिकुलर फेज क्यों बोला
क्योंकि FSH ज्यादा हो रहा है, हमने यहां देख लिया था ना, FSH और LH पे कोई इनिबिशन नहीं है। जब FSH ज्यादा तो वो फॉलिकल्स पर एक्ट करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से आप इसे ओवरी का फॉलिक्यूलर फेज बोल रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके फॉलिकल्स ग्रो करेंगे तो हमने लिखा है कि फॉलिकल सिक्रीट्स ईस्ट्रोजन, जब आपका बेटा फॉलिकल ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा तो ईस्ट्रोजन आपकी यूट्रस की वॉल को बनाएगा, और ईस्ट्रोजन अगर आपकी यूट्रस की वॉल को बनाएगा तो वही फेज तो बेटा यूट्रस का क्या कहलाएगा, प्रोलिफरेटिव फेज। एक्ट्स ऑन यूटराइन वॉल टू मेक इट, जिसकी वजह से इसी को बोला जाता है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? यस यस, ठीक है। एंड ऑब्वियस ही बात है, द डोमिनेंट ग्राफियन फॉलिकल, डोमिनेंट ग्राफियन फॉलिकल secretes मैक्सिमम ईस्ट्रोजन, secretes मैक्सिमम ईस्ट्रोजन, तो तुम्हें ईस्ट्रोजन की भी पीक दिखेगी, राइट? ईस्ट्रोजन की भी पीक दिखेगी, ईस्ट्रोजन पीक। यस एवरीबॉडी, ईस्ट्रोजन की पीक। जब ईस्ट्रोजन की पीक दिखेगी, पॉजिटिव फीडबैक टू FSH एंड LH, जिसकी वजह से FSH एंड LH सर्ज। क्या यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? क्या यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? यस, बिल्कुल सही आदित्रि तियोटिया, सही लिखा है बेटा। स्टमक पेन कहां होता है? एब्डोमिनल पेन हो रहा है ना, यूट्रस वाले एरिया पे पेन होता है। अरे भैया ठीक है, अभी तो समझा दिया उसका कॉन्सेप्ट। रिया कह रही है बहुत ही दुख। रिया काहे इतना दुख है भाई, हमको दे दो तुम्हारे गम। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम कॉन्सेप्ट पढ़ा पढ़ा के थक गए, फिर भी रिया के दुख खत्म नहीं हो रहे। यस एवरीबॉडी, सर्ज का मतलब होता है पीक, सर्ज का मतलब होता है पीक, सर्ज का मतलब है पीक भैया, पीक। डन डनाडन डन कर लो। हाँ, तुम्हारे लिए कोई भी गाना बन सकता है बेटा। हाँ, शायद उनका आखिरी हो ये सवाल, अरे शायद उनका आखिरी हो ये सवाल, हर सवाल का आंसर देते देते थक गए, ये समझ के आंसर बार बार करते गए। ठीक है, हाँ जल्दी 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 करो एवरीबॉडी। यस, अरे साइड हो गए भाई। क्या डन कर लिया तुम लोगों ने? डन डन डन। पी और ई का मतलब है प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन। भाई इतनी देर टाइम से लिख रहे हैं यार।
डन 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 डन, पक्की बात, आगे बढ़ जाए। यानी प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज समझ में आ गया कि प्रोलिफरेटिव यूट्रस के केस में बोला, फॉलिकुलर ओवरी के फेज में बोला। क्यों बोला? क्योंकि फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है ओवरी में। क्यों हो रही है? क्योंकि एफएसएच बढ़ रहा है, एफएसएच बढ़ रहा है, फॉलिकल को बड़ा कर रहा है, फॉलिकल ईस्ट्रोजन बना रहा है, ईस्ट्रोजन यूट्रस की वॉल पर एक्ट करके उसको बड़ा कर रहा है, जिसकी वजह से यूट्रस के फेज को प्रोलिफरेटिव फेज बोला। जो सबसे ज्यादा मैच्योर फॉलिकल है उसे ग्राफियन फॉलिकल बोला, जो मैक्सिमम ईस्ट्रोजन बना रहा है। ईस्ट्रोजन हाईएस्ट होगा तो ईस्ट्रोजन की पीक दिखेगी, ईस्ट्रोजन की पीक दिखेगी तो एफएसएच एलएच सर्ज जाएगा। यहां पे मैं एक चीज और लिख दे रही हूं, प्रायर टू ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन से पहले है। जिस दिन ओव्यूलेशन हो रहा है उस दिन नहीं है बेटा, ओव्यूलेशन से पहले होता है, ठीक है। यस एवरीबॉडी, ओव्यूलेशन से पहले है, प्रायर टू ओव्यूलेशन, बस ये पॉइंट लिख लो, प्रायर टू ओव्यूलेशन। अब मैं नेक्स्ट बेटा कर रही हूं, तो नेक्स्ट में हम लिख रहे हैं बेटा, अगेन इसको मैं डिवाइड कर लेती हूं और मैं क्या लिखती हूं बेटा यहां पर, थर्ड ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल था, इस पर किस हार्मोन ने एक्ट किया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराया, ओव्यूलेशन करा दिया। 14th डे, क्योंकि मैं मान के चल रही हूं 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये सारा कैलकुलेशन 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग है, 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यस, अब बेटा मैं लास्ट फेज लिख रही हूं, बस कितना सिंपल है देखो यार, सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। तो जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ तो क्या बना? फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम, या येलो बॉडी भी बोलते हैं, येलोइश कलर का होता है तो येलो बॉडी भी बोलते हैं। अब देखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन forms and maintains corpus luteum। पर ये तो बेटा बेवफा निकली तू, झूठा प्यार कितना सी तू, ये तो झूठा प्यार ही करेगा कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने कॉर्पस ल्यूटियम को बनाया, मेंटेन रखा, बट ये तो धोखेबाज है, दोगला है। कॉर्पस ल्यूटियम secretes progesterone and estrogen, इसने ऑफ कोर्स यूटरस की वॉल को थिक बनाया, सिक्रीटरी बनाया, मेंटेन रखा, जिसकी वजह से बेटा तुम इसको क्या बोलते हो, जिसकी वजह से तुम इस फेज को यूट्रस के सिक्रीटरी फेज भी बोलते हो, राइट राइट। अब बेटा जो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहे थे, इन दोनों की पीक दिखती है और इसकी वजह से ये दोनों मिलके नेगेटिव फीडबैक देते हैं, जीएनआरएच, एफएसएच एंड एलएच, राइट राइट। अब बेटा कॉर्पस ल्यूटियम की मैम ने आपको बताया कि लाइफ स्पैन जो होती है कितने दिन के लिए भाई साहब जिंदा रहेंगे, इनका अपना एटीट्यूड है, इसकी लाइफ है बेटा सिर्फ 14 डे, इसकी लाइफ फिक्स है बेटा 14 डे, इसकी लाइफ फिक्स है बेटा 14 डे, ठीक है ना, इसकी लाइफ जो है फिक्स है 14 डे। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो 14 डे के बाद ये मर जाएंगी, और ये मर जाएंगी अगर बेटा तो फिर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी तो वापस से वो वाला फेज चालू हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज। समझ आ रही है बात?
यस। अब देखो मैं कुछ कुछ बेटा छोटी छोटी बातें आपको बता रही हूं। ऑफ कोर्स ओव्यूलेटरी फेज सिर्फ एक दिन का होगा ना, एक दिन का होगा, जस्ट फॉर 1 डे। अब मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें आपको बताने वाली हूं, प्लीज इसको फोकस करके सुनिए। लेकिन फोकस करके सुनने के लिए मैं चाहती हूं कि आप इसे पहले नोट कर लो ताकि आपका लिखने में ध्यान ना रहे, ठीक है? यस, पहले आप इसको बेटा लिख लो, फिर मैं समझाऊंगी अभी आपको। हाँ शेजल बेटा कोई दिक्कत नहीं है, प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत सारी बेटा जगह का सिक्रीशन हो सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट। कॉर्पस एल्बिकन्स क्या होता है? पहली बात तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। जब कॉर्पस ल्यूटियम बेटा डीजनरेट हो जाता है, लास्ट में आते आते वो एक व्हाइट बॉडी बनाता है, व्हाइट कलर का, जब ये खत्म होने लगता है, और उस व्हाइट बॉडी को बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। आई डोंट थिंक दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है? अब बेटा मेरी बात सुनने का है, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, ठीक है? क्योंकि अब मैं आपको इस, देखो ये तो कॉन्सेप्ट आपने समझ ही लिया, लेकिन अब जो मैं आपको बातें बताने वाली हूं इसे नोट पहले बाद में करना, पहले सुनना मेरी बात। मैं डे 1 से लेके डे 28 तक की मैं बोल रही हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और इसके अकॉर्डिंग मैंने 14th डे पे बताया कि ओव्यूलेशन हुआ। लेकिन अभी अभी मैंने आपको साइकिल पढ़ाते वक्त एक चीज समझाई थी। क्या समझाई थी? मैंने ये समझाया था कि जरूरी नहीं है कि 28 दिन की ही साइकिल हो, 30 की भी हो सकती है, 32 की भी हो सकती है, 28 की भी हो सकती है, 26 की भी हो सकती है, 25 की भी हो सकती है, 24 की भी हो सकती है, कोई फिक्स तो है नहीं। तो मैम मुझे पता कैसे चलेगा कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है? दूसरी बात, मैम ओव्यूलेशन पता करके हम क्या करें? क्या जरूरत है हमें पता करने की? ओव्यूलेशन कब हो रहा है, भाड़ में जाए कब हो रहा है, हमें क्या करना है? लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है। अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ोगे बेटा कॉन्ट्रासेप्शंस, हाउ टू अवॉइड प्रेगनेंसी। आपको ये पता होना चाहिए कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है। अगर आपको ये पता रहेगा तो जो कपल्स होते हैं बेटा वो अपने कंसीव करने के चांसेस, मतलब प्रेग्नेंट होने के चांसेस इसी अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके निकालते हैं, या फिर प्रेगनेंसी अवॉइड करने के चांसेस भी इसी के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करते हैं। अभी सुनना बेटा मेरी बात, चाहे 28 दिन की साइकिल हो, चाहे 26 दिन की साइकिल हो, चाहे इसे नोट नहीं करना है, चाहे 30 दिन की साइकिल हो, कितने भी दिन की साइकिल हो, कौन से 14 दिन फिक्स होंगे बच्चों? कौन से 14 दिन फिक्स होंगे बच्चों, मेरे को बताओ। देखो 28 दिन की साइकिल हो, चाहे 26 दिन की साइकिल हो, चाहे 30 दिन की साइकिल हो, क्या मैं कह सकती हूं हमें एक चीज तो फिक्स पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम यानी लास्ट के 14 डेज, मैम लास्ट के 14 डेज हमें पता है वो फिक्स है। लास्ट 14 डेज में जब कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा है, राइट? राइट एवरीबॉडी, कैन आई से लास्ट 14 डेज फॉर ऑल दीज विल बी फिक्स, चाहे 26 दिन की साइकिल हो, चाहे 30 दिन की हो, चाहे 28 दिन की हो। और आप मेरे को एक चीज सोच के बताओ, अगर आपको यह पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन के लिए जिंदा है, 14 डेज के लिए जिंदा है, तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता कब है? जो वो बना फर्स्ट, जो 14 डे का फर्स्ट डे था, 14 डे उसकी जिंदा रहने के जो फर्स्ट डे था उसी दिन कॉर्पस ल्यूटियम बना ना। तो वो बना कैसे था? ग्राफियन फॉलिकल के टूटने से बना था ना, ओव्यूलेशन होने के बाद बना था ना। यानी कि जस्ट कॉर्पस ल्यूटियम जब बनता है उसके पहले ही तो ओव्यूलेशन हुई है। यस, समझ पा रहे हो? कॉर्पस ल्यूटियम की तो लाइफ साइकिल 14 दिन है, लेकिन वो बना कब था? जब ओव्यूलेशन हो गया तब ना वो बना बेटा। यानी कि ओव्यूलेशन उसके बनने से एक दिन पहले हुई होगी। यानी जितने भी दिन की साइकिल है उसमें से 14 अगर मैं माइनस कर दूं, ये 14 माइनस कर दूं, तो ऑब्वियसली वो वाला डे जो आएगा वो ओव्यूलेशन का डे होगा। राइट? राइट एवरीबॉडी, कैन आई से कि अगर मैं 28 में से लास्ट के 14 माइनस कर दूं तो डे ऑफ ओव्यूलेशन आ जाएगा। 26 में से लास्ट के 14 माइनस कर दूं तो डे ऑफ ओव्यूलेशन आ जाएगा। 30 में से लास्ट के 14 माइनस कर दूं तो डे ऑफ ओव्यूलेशन आ जाएगा। यस, क्योंकि भैया कॉर्पस ल्यूटियम जब बना उसी के पहले तो ओव्यूलेशन हुआ ना। राइट? राइट? समझ आ रही है बात? वेरी वेरी वेरी, अरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, लिखते हैं बच्चों, लिखते हैं। ठीक है, तो नोट डाल के लिखते हैं ये बात। डे ऑफ ओव्यूलेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? डे ऑफ ओव्यूलेशन इज इक्वल्स टू
नंबर ऑफ डेज ऑफ menstrual cycle -14। पहले ये नोट कीजिए कृपया करके, फिर मैं एक दो सवाल और पूछूंगी। ठीक है, ठीक है, यस यस एवरीबॉडी। अब बेटा सुनना मेरी बात। अच्छा, लाइफ स्पैन ऑफ ओवम कितना होता है? ओवम या oocyte कुछ भी बोलो, 24 आवर, यानी कि एक दिन। ये आपको आगे के चैप्टर्स में काम आएगा, तो अभी आप लिख लो। जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो ये जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ या जो ये ओवम रिलीज हुआ, सिर्फ ये एक दिन जिंदा रहता है, एक दिन। अगर इसे स्पर्म मिला तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो एक्सीलेंट। ठीक है, तो एक दिन के लिए सिर्फ ये जिंदा रहेगा, सिर्फ एक दिन के लिए जिंदा रहेगा। ठीक है, यस यस, ठीक है। अच्छा, अब कंडीशन आती है अगर प्रेगनेंसी हो गई तो क्या होगा। बेटा पहली बात तो ये सुनो, अभी तुम्हें प्रेगनेंसी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि अभी हमने प्रेगनेंसी का टॉपिक पढ़ाया ही नहीं है तुम्हें कि फर्टिलाइजेशन होगी कैसे, इम्प्लांटेशन कैसा होगा। थोड़ा तुम्हें कम समझ में आएगा, बट जितना तुम्हें जरूरी है बस उतनी चीजें मैं बता देती हूँ। ठीक है ना, उतनी चीजें मैं बता देती हूँ। सपोज प्रेगनेंसी हो गई तो क्या मैम, तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा? बेटा पहले तो आप मुझे बताओ लॉजिकली सोच के, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो क्या तुम्हें कॉर्पस ल्यूटियम चाहिए होगा या कॉर्पस ल्यूटियम नहीं चाहिए होगा? पहले आप मुझे बताओ, पहले आप मुझे बताओ कि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो व्हाट डू यू थिंक, कॉर्पस ल्यूटियम शुड लिव और कॉर्पस ल्यूटियम शुड डाई? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक? यस, इट शुड डेफिनेटली लिव, इट शुड बी लिविंग ऑब्वियसली। कॉर्पस ल्यूटियम को जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो तुम्हें वो जो वॉल थी वो चाहिए है ना। नो किसका था? नो, नो किसका आंसर है? नहीं चाहिए कह रहे हो, चाहिए ये लिख रहे हो ना, चाहिए। इट शुड नॉट डाई, राइट? तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैम वो चाहिए हमें, है ना, इट शुड नॉट डाई। और मैम अगर कॉर्पस ल्यूटियम हमें चाहिए, वो क्यों चाहिए? ताकि उससे प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन सीक्रेट होता रहे, क्योंकि हमें यूट्रस की वॉल को मेंटेन रखना है, क्योंकि उसी में आके तो बेटा तुम्हारा डेवलपिंग एम्ब्रियो चिपकेगा, इंप्लांटेशन होगी, राइट? तुम्हें जिंदा चाहिए। लेकिन अब समझना बेटा, मैं इसको आगे कर देती हूँ। अगेन नोट डाल के एक पॉइंट लिख रही हूँ, ठीक है, अगेन नोट डाल के एक पॉइंट लिख रही हूँ। आज तो सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बेटा हम पूरी वो करेंगे क्लास, आई डोंट थिंक फर्टिलाइजेशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हो कि मैम अगर प्रेगनेंसी होती है तो हमें चाहिए कि हमारा कॉर्पस ल्यूटियम रहे, पर बच्चों को इसमें इतनी कंफ्यूजन होती है। अब कंफ्यूजन कहां से आती है वो भी मैं आपको पहले ही बता देती हूं। इफ प्रेगनेंसी अकर्स, if pregnancy occurs, corpus luteum is maintained. एनसीईआरटी ये भी कहती है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई और तुम्हारा जाइगोट बन गया तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यस यस। अब आपका सवाल ये होना चाहिए, देखती हूं आपको वो सवाल आया भी कि नहीं। क्या पता कि तुम्हारे पास वो सवाल आया भी है या नहीं आया है, हाँ, या मैं ही वो सवाल बना दे रही हूं तुम्हारे लिए। सवाल ये आना चाहिए कि मैम अगर आप कह रहे हो कि प्रेगनेंसी हो गई यानी फर्टिलाइजेशन हो गया मैम, अगर आप कह रहे हो कि मैम फर्टिलाइजेशन टिक मार्क, प्रेगनेंसी हो गई मैम टिक मार्क, और आप कह रहे हो मैम कि इससे कॉर्पस ल्यूटियम भी मेंटेन होगा, पर मैम हमें एक चीज समझ नहीं आती है, हमें ये मेंटेन इसलिए चाहिए ताकि ये कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता रहे और ये कंटिन्यूअसली बेटा यूटेराइन वॉल को बनाए रखे। आपको ये नोट करना है, आपको ये नोट करना है बिफोर यू आस्क मी, ये नोट करना है या नहीं, ठीक है। LH करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सवाल तो आया है आपके मन में, आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि मैम प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हाई रहता है, राइट मैम, प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हाई रहता है। हाँ मैम हाई रहता है क्योंकि यूट्रस की वॉल को मेंटेन रखना है,
लेकिन वो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कहां से आ रहे हैं मैम? कॉर्पस ल्यूटियम से आ रहे हैं। बिल्कुल सही मैम, पर कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया कि ये तो धोखेबाज है, इसका जो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन है वो तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को खत्म कर देगा। अगर प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन है तो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन मेंटेन है मैम। अगर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन मेंटेन है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन खत्म हो जाएगा ना मैम। अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन खत्म हो गया तो फिर ये जिंदा कैसे रहेगा प्रेगनेंसी में? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्वेश्चन क्या है? क्या क्वेश्चन क्या है ये समझ पाए? बिना क्वेश्चन के ही मैं अगर आंसर दे दूंगी तो फिर फायदा क्या है? यस यस एवरीबॉडी, समझ पा रहे हो मेरा क्वेश्चन क्या है? ये बेटा कंफ्यूजन आनी चाहिए दिमाग के अंदर कि आपने बोला प्रेगनेंसी होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होगा तो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन होगा, लेकिन मैम अगर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन होगा तो एलएच तो नहीं होगा ना मैम, और अगर एलएच नहीं होगा तो फिर इनडायरेक्टली कॉर्पस ल्यूटियम भी तो नहीं होगा मैम। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, राइट? ऐसा होना चाहिए कंफ्यूजन, लेकिन इसका आंसर तुम्हें अभी नहीं मिलेगा क्योंकि मतलब मिलेगा पर यह आंसर तुम्हें पता नहीं होगा ज्यादातर लोगों को, क्योंकि तुमने आगे ये कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं है। होता ये है ना बेटा कि डेफिनेटली ये प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन एलएच को तो नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं, पर प्रेगनेंसी भी बेटा नेचर कमाल की चीज है, और कमाल की चीज इसीलिए है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो आपको एलएच की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एचसीजी नाम का एक हार्मोन जिसे बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, इसके बारे में प्रेगनेंसी के वक्त में पढ़ाऊंगी। एचसीजी नाम का एक हार्मोन जो होता है एचसीजी एक्ट लाइक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, और इसीलिए इसको कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलता बेटा। एलएच को तो नेगेटिव फीडबैक मिल जाता है, ये मिलके एलएच को तो बेटा खत्म कर देते हैं, एलएच को तो खत्म कर देते हैं, बट एलएच के जैसा काम करने वाला एक वरदान प्लेसेंटा का एक हार्मोन होता है जो आगे पढ़ेंगे हम कि प्लेसेंटा का जो एचसीजी नाम का हार्मोन है वो एचसीजी नाम का हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के जैसा काम करके मेंटेन रखता है प्रेगनेंसी के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम को। राइट राइट एवरीबॉडी, राइट एवरीबॉडी, इसको नोट कर रही है। अभी और भी सवाल है, और भी मेरे मन में सवाल है, ठीक है? मैं उस साइकिल पे बेटा जो ग्राफ बनाया था उस पे वापस मूव कर रही हूं, मैं उसको वापस से एक बार एक्सप्लेन करूंगी और 2-4 सवाल उससे पूछूंगी। राइट, बाकी खत्म हो चुका है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ओवर, एनसीईआरटी की रीडिंग बची है, और एक बारी मैं साइकिल को वापस लेके जा रही हूं और साइकिल पे वापस से उसको रिवीजन करा दे रही हूं, ठीक है? यस, डन 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 एवरीबॉडी, डन डन एवरीबॉडी। बेटा ये सिर्फ प्लेसेंटा से नहीं निकलता है, ये एम्ब्रियो जो तुम पढ़ोगे आगे जाके ना, ब्लास्टोसिस्ट, उसकी एक लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट, ये एचसीजी उसी से निकलना चालू हो जाता है, ये प्लेसेंटा का वेट नहीं करता है, ये पहले से रिलीज होना चालू हो जाता है। मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है? यहां तक सबने कर लिया क्या? यहां तक पक्का सबने कर लिया? पक्की बात? क्या ये सबने नोट कर लिया? ये जो इससे पिछला वाला पेज था इसमें कोई चीज बची तो नहीं है? अगर बची है तो एक बार नोट कर लो। जो बेटा मैं आपसे बोल रही थी ना कि ओवा 1 दिन तक जिंदा रहेगा, तो ये आपको जानना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको आगे जब फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें ये कैसे पता चलता है कि प्रेगनेंसी कब होगी। और इनफैक्ट बेटा इस चैप्टर से ज्यादा वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि और स्पर्म बेटा 3 दिन तक जिंदा रहता है, ये भी आप लिख लो कहीं पे, स्पर्म 3 दिन तक जिंदा रहता है, 1 से 3 दिन तक, और ओवा 1 दिन तक जिंदा रहता है। ये कैलकुलेशन करने में हेल्प करेगा कि फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है, कहां हाईएस्ट चांसेस होता है प्रेगनेंसी के। तो बेटर है वहीं पे समझ में आएगा जहां इसको पढ़ना है हमें, ठीक है? अभी देखो इस साइकिल पे थोड़ा वापस आते हैं, कितनी सुंदर प्यारी साइकिल लग रही है, राइट? इस साइकिल पे वापस आते हैं, फटाफट से बेटा समाप्ति एक्सप्रेस करते हैं, फटाफट से समाप्ति एक्सप्रेस करके इसको रिवीजन करते हैं और 1-2 सवाल आपसे पूछते हैं, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, राइट? फिर एनिमेशन देखेंगे और फिर एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस करेंगे। आज फर्टिलाइजेशन नहीं स्टार्ट करूंगी मैं, ठीक है? देखो हमने यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई है, पिट्यूटरी के हार्मोन्स जैसे एफएसएच, एलएच,
ओवेरियन फॉलिकल्स के बारे में लिखा हुआ है, ओवरी में जो जो चेंजेस हो रहे हैं। हमने ओवेरी के हार्मोन्स लिखे हुए हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कब कब ये पीक पे आ रहे हैं, और यूट्रस की वॉल पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहां हमने लिखा है यूटेराइन इवेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मेंस्ट्रुअल फेज मैंने 28 दिन की साइकिल के हिसाब से कैलकुलेशन किया है। ऑन एन एवरेज ब्लीडिंग 1 से 5 दिन के लिए हुई। ऑन एन एवरेज 6 से लेके 13वें दिन तक बेटा प्रोलिफरेटिव फेज कहलाया या फॉलिकुलर फेज कहलाया, और 14 दिन पे ओव्यूलेशन हो जाता है, और उसके आगे से लास्ट डे तक हम सिक्रेटरी फेज या फिर उसको बेटा ल्यूटियल फेज भी बोल सकते हैं, राइट। होता यूं है बेटा कि अगर मैं साइकिल के पीछे से स्टार्ट करूं कि फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी, अब उसका नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है, तो साइकिल के लास्ट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं येलो बॉडी या कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसके कारण इस दौरान जब आपको कॉर्पस ल्यूटियम दिखता है तो यूट्रस की वॉल बहुत ज्यादा थिक, बहुत ज्यादा ग्लैंडुलर, बहुत ज्यादा वैस्कुलर बनी हुई दिखती है। पर प्रॉब्लम यह है, और कंडीशन यह है कि प्रेगनेंसी नहीं है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है। प्रॉब्लम यह है कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन बनाता तो है, जो आपके वॉल को मेंटेन तो करता है, लेकिन ये दोनों हार्मोन बेटा धोखेबाज होते हैं, और ये दोनों हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने वाले हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं, यानी कि एलएच को नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं, जिसके कारण साइकिल के एंड तक आते आते कॉर्पस ल्यूटियम खत्म। कॉर्पस ल्यूटियम खत्म तो साइकिल के एंड तक प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन खत्म। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन खत्म तो बेटा स्टार्टिंग में आपको यूट्रस की वॉल टूटती हुई दिखती है, जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज। यूट्रस की वॉल क्यों टूटी? क्योंकि इसको मेंटेन करने वाले प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन ड्रॉप हो गए थे। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन ड्रॉप हो गए थे, ये दोनों मिलके एक्चुअल में जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच को नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं। पर बेटा क्योंकि साइकिल के स्टार्टिंग में ये ड्रॉप हो गए, तो इनकी वजह से एफएसएच और एलएच धीरे धीरे बढ़ेंगे। एफएसएच के इन्फ्लुएंस में ओवरी में जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी। फॉलिकल्स की ग्रोथ होने वाले फेज को बोला जाता है फॉलिकुलर फेज, और ये फॉलिकल्स बेटा सिक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन, लेकिन ईस्ट्रोजन की पीक आपको तब दिखती है जब सबसे मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल आपको दिखता है, दैट इज जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन। ईस्ट्रोजन की पीक दिख रही है। अच्छा, फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं, वो ईस्ट्रोजन बना रहे हैं, तो ईस्ट्रोजन का काम है टूटी हुई वॉल को वापस से फिर से बिल्ड करना। वापस से बिल्ड करने वाले टाइम पीरियड को बोलते हो प्रोलिफरेटिव फेज। ग्राफियन फॉलिकल सबसे हाईएस्ट ईस्ट्रोजन बनाता है, ईस्ट्रोजन की पीक दिखती है। ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग एलएच को पॉजिटिव फीडबैक, एफएसएच को पॉजिटिव फीडबैक। तो एलएच का सर्ज, एफएसएच का सर्ज, लेकिन एलएच का ज्यादा बड़ा सर्ज, ज्यादा बड़ा पीक दिखता है। एलएच की पीक दिखेगी तो एलएच आपके ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ देगा, और अराउंड 14th डे 28 दिन की साइकिल में ओव्यूलेशन हो जाएगी, जिसे ओव्यूलेटरी फेज बोलते हो। ओव्यूलेशन हो जाएगी तो बच्ची कुची बॉडी बनाएगी कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन साइकिल कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा अब आप मुझे सोच के बताओ कि नेचर ने देखो कितनी, अब बेटा ये कुछ कुछ बेसिक चीजें जो मैं बता रही हूं, और बेटा प्लीज चैट्स में बकवास मत किया करो। कुछ बच्चे ना इतना चैट करते हैं, इरिटेट हो जाती हूं मैं, सही में मत करो यार चैट्स। क्या फालतू की बातें करे जा रहे हो इतनी अच्छी इसमें टॉपिक में? कुछ नहीं समझ में आएगा बेटा जीवन में, क्या करोगे यार? बतियाते ही रह जाओगे। बतियाते हो, खूब बतियाओ, बताओ और बतियाओ और बताओ बेटा क्या चल रहा है। एक दूसरे से पूछो चाय वाय पिया, क्या क्या खाना खाया, रात में ठीक से सो लिया, यही करो बेटा चैट में, यही तो जीवन में काम आएगा, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात बेटा, नेचर ने ये नेगेटिव फीडबैक क्यों बनाया? आप खुद सोच के देखो बेटा, जब एक बार ओव्यूलेशन हो जाता है ना बेटा, तो नेचर कभी नहीं चाहेगी कि जिस वक्त में एक बार ओव्यूलेशन हो गया और कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, उस वक्त में कोई और फॉलिकल वापस से मैच्योर हो जाए। इसीलिए इन दोनों के जो हार्मोन्स थे ना बेटा, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, इसने एफएसएच और एलएच को नेगेटिव फीडबैक दिया हुआ है, क्योंकि नेचर नहीं चाहती, नेचर वेट कर रही है इस पूरे टाइम पीरियड पे, वो वेट कर रही है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। 14 दिन तक ये बेचारी वेट करती है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो ये उस आशा में, ऑफ कोर्स बेटा उस दौरान तुम कभी नहीं चाहोगे कि एक दूसरी फॉलिकल भी मैच्योर हो जाए, और होता भी नहीं है, क्योंकि इसने जो हार्मोन्स बनाए उसने एफएसएच और एलएच को नेगेटिव फीडबैक दे दिया। इसीलिए तो इस दौरान कभी कोई और फॉलिकल मैच्योर नहीं हो सकती, कभी कोई फॉलिकल मैच्योर नहीं हो सकती। दूसरी बात बेटा, आपको एक बात और बता देती हूं, हालांकि ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, और ये एक्स्ट्रा ज्ञान है तो इसको एक्स्ट्रा ज्ञान की तरह ही सुनो, ठीक है। आपको पता है बेटा, एक साथ में
एक ओवरी से 6-7 फॉलिकल्स और दूसरे ओवरी से भी 6-7 फॉलिकल एक साथ बेटा ग्रो करना चालू करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। सिर्फ ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, ठीक है, ताकि तुम्हारा जो इंक्विजिटिव माइंड है उसके आंसर्स बस कुछ बच्चों के, ठीक है। मैम एक साथ में एक ओवरी में 6-7 फॉलिकल और दूसरे ओवरी में 6-7 फॉलिकल एफएसएच के इन्फ्लुएंस में बढ़ना चालू करते हैं, पर मैम ऐसा क्यों होता है कि बाकी सारे फॉलिकल में से सिर्फ एक ही फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बन पाता है और एक ही बार ओव्यूलेशन हो पाता है? रेयर केसेस की मैं बात नहीं कर रही हूं, जब एक साथ में 2 ओव्यूलेशन हो जाए, मैं रेयर केसेस की बात नहीं कर रही हूं। क्या आप मेरा क्वेश्चन समझ पाए? क्या आप मेरा क्वेश्चन समझ पाए बेटा कि मैंने पूछा क्या, कि ऐसा क्यों होता है मैम कि एक साथ अगर मैं 6-7 फॉलिकल्स को ग्रो करा रही हूं एक साइड में, दूसरे ओवरी में भी 6-7 फॉलिकल ग्रो कर रही हूं, पर ओव्यूलेशन सिर्फ एक ही का होता है? मैम ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर केसेस में एक ही फॉलिकल डोमिनेंट होके तगड़ी बनके ग्राफियन फॉलिकल बनाती है? ऐसा क्या होता है? तो बेटा ये भी अगेन दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट होता है बेटा? देखो 6-7, अब बच्चों का भी वही केस है, कितने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिलेक्शन किसका होता है? कुछ ही लोगों का होता है। अब जो बेटा आपस में एक दूसरों के इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं तुमने क्या खाया, तुमने क्या चोटी बनाई है, तुम कहाँ रहती हो, फोन नंबर दे दो, ईमेल आईडी दे दो, उनका सिलेक्शन हो सकता है बेटा? बताओ क्या करेंगे ऐसे बच्चे? तो पढ़ाने के बावजूद बेटा सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। ऑब्वियस सी बात है, जिनके तक मेरी बोली हुई बातें बेटा पहुंची, जिन्होंने उसे अपने दिमाग में बेटा फिट किया, जिन्होंने उसे सुना, उसे उन्होंने कॉपी में उतारा, यानी इट्स अ म्यूचुअल थिंग। मैंने बोला, आपने सुना, आपने समझा, आपने पढ़ा, आपने रिवाइज किया, कनेक्शन हो रहा है। तो 6-7 फॉलिकल यहां थे, 6-7 फॉलिकल यहां थे, बट उसमें से बेटा कुछ यही थे, इना मीना डी का, ठीक है, मका नका नका, ठीक है, बातें कर रहे थे जो। और मतलब कि एफएसएच हार्मोन बेटा सब पे एक्ट करने की कोशिश करता है, बट एक फॉलिकल होता है बेटा जो इसके लिए सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, जो सबसे ज्यादा उसको रिसीव करता है हार्मोन को। और आपको पता है बेटा, जैसे ही एक फॉलिकल बाकी से ज्यादा बड़े हो जाते हैं ना, तो वो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, और उसमें से एक हार्मोन होता है इनहिबिन, जिसके बारे में मैंने नहीं बताया क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैं अतिरिक्त ज्ञान करके ये पॉइंट लिखवा दूंगी, ठीक है। वो जो एक फॉलिकल है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने सब पर एक्ट किया, पर एक होता है, और इसकी डिटेलिंग आप मेडिकल कॉलेज में शायद आगे पढ़ोगे भी, ठीक है, कि एक ने सबसे ज्यादा उसे रिसीव किया बेटा, और उसने हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट किया, और उसने इनहिबिन भी सिक्रीट किया। इनहिबिन जो होता है ना बेटा, वो एक्चुअल में ना वो फॉलिकल ये इंश्योर करता है कि मैं तो फर्स्ट आऊंगा ही, लेकिन बाकी सबको मैं फेल करवा के रहूंगा। आई होप तुमने 3 इडियट्स देखी हो, ठीक है। तो आपको पता है कि कुछ लोग होते हैं, मैं तो फर्स्ट आऊंगा, पर बाकियों को रैंक कैसे खराब लानी है उसका भी हम क्या करेंगे बेटा, इंतजाम करके रखेंगे, ठीक है। तो इस फॉलिकल ने जो सबसे मेच्योर फॉलिकल, जो एक्चुअल में सबसे ज्यादा एफएसएच के लिए बेटा रिसेप्टिव था, जो एफएसएच को सबसे ज्यादा रिसीव कर रहा था, उसने बाकी सबके लिए इंतजाम क्या किया, उसने इनहिबिन बनाना चालू किया, और इनहिबिन ने बेटा आगे जाके एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक दे दिया, ठीक है। तो बाकी जो फॉलिकल धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे ना, अब वो ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एफएसएच धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है, वो धीरे धीरे मर जाएंगे। लेकिन ये फॉलिकल ग्रो कर जाएगा, ये ईस्ट्रोजन बनाएगा, जिसकी वजह से अगेन ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक, ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक टू एफएसएच, एफएसएच की पीक, एलएच की पीक। मेरी बात समझ आई? मेरी बात समझ आई एवरीबॉडी? यस एवरीबॉडी, क्या ये चीज समझ आई बेटा? ये एक अतिरिक्त ज्ञान वाली चीज थी, अगर किसी को चाहिए तो वो याद रख सकते हो, ठीक है। यस, समझ आ रही है बात? लिख दूं क्या इसको अतिरिक्त ज्ञान में? एक बारी इसे अतिरिक्त ज्ञान में लिख दूं? यस, तो एक बारी अतिरिक्त ज्ञान करते हैं बेटा, एक्स्ट्रा ज्ञान। हाँ, बहुत शानदार बच्चों, बहुत बढ़िया। इन ईच ओवरी एट अ टाइम, और बेटा यही तो रीजन है, आप खुद सोच के एक बारी देखो, 60,000 से 80,000 फॉलिकल थे हर एक ओवरी में, पर फीमेल अपनी लाइफ टाइम में कितनी बार ओव्यूलेशन करती है, कितने एग बना लेती है? यही तो रीजन है। एक साथ में 6-7 फॉलिकल, 6-7 फॉलिकल बेटा, फॉलिकल धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं एक एज के बाद, इसीलिए तो फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं भाई, है ना। नहीं तो बेटा इतनी बार ओव्यूलेशन हो जाती, इतने फॉलिकल्स थे मैम, प्रॉब्लम ही क्या थी, है ना। इन ईच ओवरी एट अ टाइम 6 to 7 follicles tends to grow
but there would be one follicle among all. और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में क्या होता है बेटा, एक साथ में 2 फॉलिकल भी ग्रो कर जाते हैं, ऐसा हो सकता है अगर दोनों इक्वली रिसीव कर रहे हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में, ठीक है। तो देयर वुड बी 1 फॉलिकल हाईली रिसेप्टिव फॉर एफएसएच, हाईली रिसेप्टिव, सबसे ज्यादा रिसीव करेगा बेटा एफएसएच को, हाईली रिसेप्टिव फॉर एफएसएच, secretes inhibin as well, that gives negative feedback to FSH, killing rest of the follicles, killing rest of follicles. Dominant follicle becomes Graafian follicle. Dominant follicle becomes Graafian follicle. That's it. इसको नोट करो, एनिमेशन देखेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, ठीक है। और एनिमल किंगडम के क्वेश्चन भी तो बचे हैं, जो बच्चा पढ़ के आया उनके लिए तो है ही, ठीक है। ट्विन वाली प्रेगनेंसी का जो केस होता है बेटा, ट्विन्स अलग अलग टाइप के होते हैं, एक जिनकी शक्लें सेम होती है आइडेंटिकल ट्विन्स, एक जिनकी शक्लें अलग अलग होती है फ्रेटर्नल ट्विन्स। तो ट्विन्स वाला कॉन्सेप्ट तो प्रेगनेंसी के केस में पढ़ाऊंगी ना। अभी मैं लाइट्स ऑफ कर रही हूं, आप फटाफट से बेटा इसे नोट करो। अभी एनसीईआरटी की रीडिंग भी बची है, हमारे पास 10 मिनट टाइम भी बचा है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है। यस एवरीवन, नोट इट डाउन क्विकली क्विकली क्विकली, डन 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 कर लो फटाफट से। डन हो गया क्या? एवरीबॉडी डन 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 डन, एवरीवन डन 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 डन। बेटा पोल एक्चुअली में सबके पास जाते नहीं है, तो इसलिए मैं अभी फिलहाल पोल नहीं करा रही हूं, ठीक है। तो एक बारी हम इसको ऑफ कर देते हैं, सबटाइटल्स। अरे भाई ऑफ है ना? अब जरा देखना बेटा, थोड़ा इसको स्लो करते हैं, थोड़ा इसको स्लो कर देते हैं, स्पीड 0.5 कर देते हैं, ठीक है। प्ले करते हैं, ये देखो बेटा। अरे यार, अच्छा ये तो दिखेगा ही बेटा, इसकी सबटाइटल ये जो लिखा हुआ है इस पे मत जाना, क्योंकि इसमें कई चीजें ना डेटा वाइज सही नहीं लिखी हैं। आप सिर्फ वीडियो पे फोकस करो, डेटा और ग्राफ पे मतलब ग्राफ में आपको समझा दिया है, जिस तरीके का एनसीईआरटी का ग्राफ है आपको उसे ही समझना है। अब बेटा मेरी बात देखना एक बारी वापस से चालू करते हैं, देखो ये दिखा रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टार्ट हुई किससे? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जहां आपकी यूट्रस की वॉल जो है वो टूट रही होती है, और वो इसलिए टूटती है क्योंकि स्टार्टिंग में, यहां तो देखो डायरेक्ट फॉलिकुलर फेज दिखा दिया, स्टार्टिंग में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम होते हैं। स्टार्टिंग में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को किस वजह से आपने कम दिखाया? क्योंकि पिछले साइकिल की कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो खत्म हो चुकी थी, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से बेटा प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन खत्म, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन खत्म, तो ये देखो यूट्रस की वॉल कैसे बेटा टूट टूट के गिर रही है, ठीक है। इसी दौरान क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन खत्म हो चुके होते हैं, तो एफएसएच एलएच जो आपके पिट्यूटरी के हार्मोन दिखाए हुए हैं उनका अमाउंट धीरे धीरे बढ़ेगा, और एफएसएच का अमाउंट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है इस दौरान आपके ओवरी के अंदर बेटा सारे फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी। और मैंने आपसे यहां तो 5 से 20 दिखाए हैं, 6 से 7 एक में, 6 से 7 दूसरे में आपको दिखा दिया। डेटा पे फोकस मत करो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटा इन फॉलिकल्स की ग्रोथ कराएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन। फॉलिकल की ग्रोथ होगी तो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा, ईस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ेगा, और जो सबसे मेच्योर फॉलिकल है यानी कि ग्राफियन फॉलिकल, वो हाईएस्ट अमाउंट, देखो डोमिनेंट फॉलिकल दिखाया ना, वो हाईएस्ट अमाउंट में ईस्ट्रोजन बनाएगा जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन, जिसकी वजह से तुम्हें ओव्यूलेशन के जस्ट पहले एक पीक दिखेगी ईस्ट्रोजन की, ठीक है। ओव्यूलेशन से जस्ट पहले ईस्ट्रोजन की एक पीक दिखेगी।
ईस्ट्रोजन ज्यादा, तो ईस्ट्रोजन क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा एलएच को भी और एफएसएच को भी, लेकिन ज्यादा पीक किसको देगा बेटा, एलएच को देगा, जिसकी वजह से तुम्हें क्या दिख रहा होगा बेटा, एलएच सर्ज, राइट राइट। अभी देखो, अरे भाई जल्दी हो जल्दी, ये बाकी फॉलिकल्स की डेथ कैसे हुई ये बता रहे हैं, मैं इसको थोड़ा स्पीड कर देती हूँ। नॉर्मल, हाँ। ईस्ट्रोजन ने क्या किया जरा देखना बेटा, ईस्ट्रोजन ने क्या किया, जो डोमिनेंट फॉलिकल था उसने ईस्ट्रोजन सिक्रीट किया था। देखो ईस्ट्रोजन कैसे इसकी वॉल को बनाएगी, देखो ईस्ट्रोजन इसकी वॉल को बना रही है, इसकी वॉल को थिक कर रही है, प्रोलिफरेटिव फेज, देख रहे हो ब्लड वेसल्स बन रही है, ब्लड वेसल्स बन रही है, जिसे प्रोलिफरेटिव फेज बोल रहे हो। समझ आ रही है बात? ऑफ कोर्स बेटा एलएच की पीक दिखेगी, एफएसएच की पीक दिखेगी, एफएसएच की छोटी, एलएच की ज्यादा बड़ी। एलएच क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ के ओव्यूलेशन करेगा। देखो ग्राफियन फॉलिकल टूटा, ओव्यूलेशन हो गया। कैसे ग्राफियन फॉलिकल टूटा, ओव्यूलेशन हो गया। ये ओवा जो है फैलोपियन ट्यूब में मूव कर रहा है और वेट करता है स्पर्म का। अगर स्पर्म आएगा तो ऑफ कोर्स बेटा वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, वो अलग बात है। ओव्यूलेशन हो गया, ग्राफियन फॉलिकल टूट गया। ग्राफियन फॉलिकल टूटने के बाद जो चीज बनेगी वो है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा। ये रहा, देखो ये देखो कॉर्पस ल्यूटियम। ग्राफियन फॉलिकल टूटा, ओव्यूलेशन हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन सिक्रीट होंगे। आपकी यूट्रस की वॉल और ज्यादा वैस्कुलर और ज्यादा ग्लैंड्यूलर, ये देख रहे हो, और ज्यादा वैस्कुलर और ज्यादा ग्लैंड्यूलर बनती जाएगी। ठीक है, ऑफ कोर्स एक टाइम पीरियड के बाद कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे जाके डीजनरेट हो जाएगा, दैट इज आफ्टर 14th डे। यही दिखाया है, ठीक है, यही दिखाया है। समझ आ रही है बात? ये देखो, अब जैसे वो डीजनरेट हो जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है फिर से आपकी यूट्रस की वॉल बेटा क्या हो जाएगी, टूटेगी इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, ये वापस से बाहर आएगी। क्या ये बात सबको समझ लग गई? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गिरीश स्क्रीन बंद होने वाली है, एक बार देख ले। यस एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? स्क्रीन बंद होने वाली है। डन डन। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर ले, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर ले और देखो एनसीईआरटी का ये भी पढ़ ले, ठीक है। यार इसे बंद कर देना, तो देखो एक बार बेटा इसे देखो, गुड है ना? नहीं गुड है ना? समझ आया ना? है ना? पर बेटा सिर्फ डायरेक्ट एनिमेशन नहीं देखना होता, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं फिर एनिमेशन देखना होता है, ठीक है। अभी यहां पे देखो एनसीईआरटी का डायग्राम, देखो एफएसएच, एलएच, और आपको पता चल रहा है ये एफएसएच नीचे क्यों हो रहा था, इनहिबिन की वजह से। जो डोमिनेंट फॉलिकल ने इनहिबिन बनाया था उस इनहिबिन की वजह से एक्चुअल में ये नीचे हो रहा है, ठीक है। तो एफएसएच को नीचे दिखाया। अच्छा एनीवे, एफएसएच एलएच बेटा फॉलिकल्स की ग्रोथ करा रहे हैं। सबसे मैच्योर फॉलिकल ईस्ट्रोजन बनाएगा, ईस्ट्रोजन की पीक दिख रही है, ईस्ट्रोजन हाई होगा तो एफएसएच और एलएच की पीक, एलएच की पीक फॉलिकल को तोड़ेगी, ओव्यूलेशन कराएगी, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगी। कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन की पीक दिखाया और थोड़े अमाउंट में ईस्ट्रोजन का भी पीक दिखाया। यानी इससे हमें यह भी समझ आता है ईस्ट्रोजन की पीक दो बार आती है मैम, एक ओव्यूलेशन के पहले जो फॉलिकल्स के द्वारा रिलीज की गई थी, एक ओव्यूलेशन के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम का सिक्रीशन थी, राइट राइट। और ये तो बेटा सेम वही चीज है, मेंस्ट्रुअल फेज फॉलिकुलर के ब्रैकेट में प्रोलिफरेटिव लिखा है, ल्यूटियल के फेज में सिक्रीटरी लिखा है, राइट। बेटा एक बार मुझे बता दो एनसीईआरटी के कौन से पेज नंबर पे ये दिया हुआ है ओल्ड, ठीक है, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी एक बार सारे बच्चों को बता दो। बच्चों बेटा एक बार कमेंट्स में देख लेना, ठीक है। मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द फिगर। द साइकिल स्टार्ट्स विद मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि फ्लो अकर होता है जिसमें, एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days, ठीक है। Menstrual flow results due to the breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessel which form liquid that comes out through vagina, ठीक है। पेज नंबर 50 ओल्ड एनसीईआरटी, पेज नंबर 34 न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, ठीक है। लिक्विड के फॉर्म में बाहर आता है। मेंस्ट्रुएशन अकर ओनली इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो अगली साइकिल वापस से नहीं आ पाएगी ना बेटा। अगली साइकिल वापस से तभी आएगी जब प्रेगनेंसी नहीं हुई है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो बेटा वॉल मेंटेन होगी,
वॉल मेंटेन होगी तो ब्लड कैसे आएगा, समझ आ रही है बात। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल अगली आई नहीं तो उसका मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई है। कई बार बेटा हेल्थ कंडीशन, पुअर डाइट, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेस फैक्टर होता है जिसकी वजह से फीमेल में एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। इसलिए बोलते हैं स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, हार्मोन मेंटेन सही तरीके से होना चाहिए। देयर कैन बी अदर रीजंस ऑल्सो जिसकी वजह से इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, बट ऑफकोर्स एक वैलिड रीजन होता है कि प्रेगनेंसी हो गई है इसलिए भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो सकता। मेंस्ट्रुएशन आकर इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी बोला है कि हो सकता है, इट कैन बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। However, it may also be caused due to some underlying health causes like stress, poor health, etc. ठीक है, 33, 34, 35, ठीक है, पेज नंबर 33, 34, 35 है। Menstrual phase is followed by follicular phase, उसके बाद follicular phase हो रहा है। During this phase, primary follicle in ovary grow to become mature Graafian follicle and simultaneously endometrium of the uterus regenerates through proliferation। जिस वक्त ओवरी में follicular phase है, फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, वो ईस्ट्रोजन बना रहे हैं, ईस्ट्रोजन क्या कर रहे हैं, यूट्रस की वॉल को ग्रो कर रहे हैं, यानी प्रोलिफरेशन हो रहा है, ठीक है। दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। ये चेंजेस ओवरी और यूट्रस में, ओवरी और यूट्रस के हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। The secretion of the gonadotrophin increases gradually during follicular phase, stimulating the follicular development as well as secretion of estrogen by growing follicle. LH और FSH फॉलिकुलर फेज में बढ़ रहे होते हैं, उनके बढ़ने के कारण बेटा फॉलिकल ग्रो कर रहा होता है, फॉलिकल ग्रो कर रहा होता है तो ईस्ट्रोजन भी हाई अमाउंट में आपको दिखता है। Both LH and FSH attain a peak level at the middle of the cycle about 14th day. 14 से just पहले about 14th day. Rapid secretion of LH, maximum level during the mid cycle. LH surge induces rupture of Graafian follicle and thereby release of ovum called as ovulation. LH surge हुआ, Graafian follicle rupture हो गया, ovulation हो गया, right? The ovulatory phase, हाँ NCERT में दिया था, कल किसी बच्ची ने बताया था, is followed by luteal phase during which the remaining part of Graafian follicle transforms into corpus luteum. Corpus luteum secrete large amount of progesterone which is essential for maintaining endometrium because it's a pregnancy hormone. Endometrium is essential for implantation. क्यों जरूरी है implantation के लिए? तभी तो उससे जाके बेटा जुड़ेगा and other events of pregnancy. During pregnancy, all event of menstrual cycle stop, so there is no menstruation. Pregnancy के वक्त में menstrual cycle नहीं चलती है, and in absence of fertilization, अगर fertilization नहीं होता है तो मैंने आपसे कहा था corpus luteum degenerates. This causes disintegration of endometrium, leading to menstruation, marking a new cycle. ये menopause और menarche के बारे में दिया हुआ है. That is it. ये बेटा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में दिया हुआ है, ये नई चीज एनसीईआरटी में ऐड हुई है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होनी चाहिए ताकि कोई इंफेक्शंस ना हो। क्या दिया हुआ है कि हाइजीन मेंटेन करना, सैनिटेशन मेंटेन करना मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि इंफेक्शंस ना हो। टेक डेली बेदिंग, ऑब्वियसली वो बेटा वैसे भी लेनी चाहिए, डेली नहाना चाहिए बेटा, ठीक है। क्लीन योर सेल्फ रेगुलरली, यूज सैनिटरी नैपकिन्स, क्लीन होममेड पैड्स, क्लीन पैड्स यूज करने चाहिए, होममेड हो तो भी क्लीन होने चाहिए, वैसे यूज करो इट शुड बी क्लीन। चेंज ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स आफ्टर 4-5 hours इज एज पर द रिक्वायरमेंट। एवरी 4-5 hours इट शुड बी चेंज्ड, दैट इज हाइजीन ऑब्वियसली। डिस्पोज ऑफ द यूज सैनिटरी नैपकिन्स बेटा प्रॉपरली रैपिंग इट विद द यूज पेपर। Do not throw the used napkins in the drain pipe or toilets in the open area, and after handling the napkin wash the hands with soap. This is a basic hygiene जो वैसे भी फॉलो करना चाहिए। अगर आप बेटा वॉशरूम भी यूज करते हो obviously it is mandatory to use wash your hands, clean your hands, है ना। तो of course ये जो process है इसमें of course there is some tissue that is breaking down, तो obviously hygiene is very very important. Do not throw it beta in open areas, do not throw it in the toilet, that is a proper way how you should throw it, and etc etc. That's it. Is it clear to all of you? Just give me a thumbs up. I'm gonna end the lecture, but I'm gonna end it beta by asking a few questions. आज मैं एनिमल किंगडम के 1-2 क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को बेटा कॉन्सेप्ट में आप जो भी आपके क्वेश्चंस है कुछ कुछ लिख देना, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। यस तो तब तक मुझे एक बारी बेटा ये आंसर दे दो। चलो मैं एक बारी पोल करा लेती हूँ। यस मेरे को बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा होता है?
आपने बेटा पॉरीफेरा पढ़ा, अगर रिवाइज करके आए हो तो ये आंसर दे सकते हो। पॉरीफेरा वैसे तो फ्रेश वाटर भी होते हैं, मरीन वाटर भी होते हैं, समुद्र में भी रहते हैं, तालाब रिवर में भी रहते हैं, पर ज्यादातर वो समुद्र वाले होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम दिया हुआ है। नलायकों, जो भी डी आंसर दे रहा है ना, कोई रिवाइज नहीं करके आए हो, ठीक है। स्काइफा, ठीक है। ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है? साइकोनिस स्काइफा, स्पॉन्जिलाइज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जियाइज बाथ स्पॉन्ज, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल स्पॉन्जिला। अब तो बेटा आपने वो कर दिया, पोल नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, वैसे तो आंसर दे सकते थे बिना पोल के, बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस था बेटा। राज ने सही आंसर दिया है, विष्णु, अर्जुन, राहुल एंड सार्थक। तो बेटा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्पॉन्जिला, बाकी के कॉमन नाम आपको मैंने बता दिया, यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज, साइकॉन, स्काइफा। अगला क्वेश्चन देख लो एक बारी। पॉरीफेरंस आर, पॉरीफेरा क्या होते हैं? पॉरीफेरंस आर हर्माफ्रोडाइट विद ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल बोथ, with asexual sexual reproduction, monoecious with sexual asexual reproduction, unisexual with sexual reproduction। पॉरीफेरा में सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, पॉरीफेरा बाइसेक्सुअल होता है, जिसके लिए हर्माफ्रोडाइट टर्म भी यूज करते हैं, जिसके लिए मोनोइशियस टर्म भी यूज करते हैं। बेटा अगर कोई बच्चा रिवाइज नहीं करके आया तो प्लीज इस वाले क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है और लेफ्ट आउट फील करने की जरूरत नहीं है। मैंने बार बार कहा है, ये उन्हीं बच्चों के लिए जो रिवाइज करके आए हैं। उनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, उनमें बाइसेक्सुअलिटी दिखती है और उनमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन दिखता है। एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन भी दिया हुआ है, तो आंसर इज मोनोइशियस विद सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है, यानी कि बेटा ऐसे रिवाइज कराने का कोई फायदा नहीं है अगर आप बेटा पढ़ के नहीं आते हैं, ठीक है। गलत गलत बात। श्रेयांश, हर्ष, परीक्ष आदि एंड स्वप्नेंदु मलिक, स्वप्नेंदु मलिक, ठीक है बेटा ऐसे नहीं चलेगा, अगर आप पढ़ के नहीं आ रहे तो फायदा क्या है। पॉलीपेज, तो ये क्वेश्चन बेटा ऐसे आप पढ़ के नहीं आओगे तो कोई फायदा नहीं है। पॉलिप और मेड्यूसा बेटा दो फॉर्म्स होते हैं सिलेंट्रेटा के। पॉलिप एसेक्सुअल है, सेसाइल है, सिलिंड्रिकल, ऑल ऑफ द अबव है। कुछ फॉर्म्स पॉलिप फॉर्म, कुछ एनिमल्स पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ मेड्यूसा में एग्जिस्ट करते हैं। पॉलिप वाले सिलिंड्रिकल भी होते हैं, सिसाइल मतलब मूव नहीं करते हैं, एसेक्सुअल फॉर्म होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। मेड्यूसा सेक्सुअल फॉर्म होता है, फ्री स्विमिंग होता है, अम्ब्रेला लाइक होता है। आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। शो रिजल्ट्स, लेट्स सी। 31% अगेन खराब परफॉर्मेंस। ये आपके लीडर बोर्ड, यश, वित्राग, साक्षी एंड वैभव, केसरी। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज दिस, मेटाजेनेसिस इज सीन इन। मेटाजेनेसिस क्या होता है? मेटाजेनेसिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पॉलिप का मेड्यूसा में कन्वर्ट होना, मेड्यूसा का पॉलिप में कन्वर्ट होना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सिलेंट्रेटा का। सिलेंट्रेट्स में खास दिखता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जहां पॉलिप मेड्यूसा में कन्वर्ट होता है एसेक्सुअली और मेड्यूसा पॉलिप में कन्वर्ट होता है सेक्सुअली। लेकिन कुछ सिलेंट्रेट्स होते हैं जो सिर्फ पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रा, जैसे एडिमशिया। कुछ होते हैं जो सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ऑरेलिया। और कुछ होते हैं जो एक्सचेंज करते हैं, यानी कि मेटाजेनेसिस दिखती है उनमें। हाइड्रा में नहीं दिखती है, हाइड्रा पॉलिप फॉर्म होता है। ऑरेलिया में नहीं दिखती है, वो मेड्यूसा फॉर्म होता है। एडिमशिया में नहीं दिखती है, वो पॉलिप फॉर्म होता है। ओबेलिया में दिखती है, ओबेलिया में भी दिखती है और उसमें दिखती है, फाइसेलिया में दिखती है। आंसर है ऑप्शन सी। शो रिजल्ट्स। इसमें कई बच्चों ने आई थिंक सही आंसर दिया नहीं। 33 श्रेयांश, अनिमेश, आदित्य, उज्जवल एंड सार्थक। लीडर बोर्ड। आई होप बेटा कुछ तो आप पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ तो आप सीख रहे होंगे। आज की क्लास मेरी बेटा थोड़ी 8 मिनट एक्सटेंड हो गई, उसके लिए माफी चाहती हूं। मिलते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। और क्योंकि गाना गाना कर रहे हो, मैं 2 लाइन सुना के जा रही हूँ, जस्ट बिकॉज तुमने मन लगा के पढ़ा है, बस उसी लिए सुना रही हूँ, ठीक है। बाकी छुट्टी हो चुकी है, ठीक है। इट्स ओके बेटा, मुझे पता है पोल नहीं आया, आप कॉमेंट्स में आंसर दिया करो, मन में आंसर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी सुना के बेटा खत्म करती हूँ, तुम्हारा इंटरनेट भी खत्म हो रहा होगा, है ना। तो मेरे को एक दुख का गाना याद आ रहा है एज यूजुअल, पर मैं दुखी नहीं हूं, मैं बहुत खुश हूं, ठीक है। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं
हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे संगीत अमर कर दो। ठीक है, तो बन जाओ सपोले मेरे और थोड़ा जहर उगलना कम कर दो। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं अगली कक्षा में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो स्वीट, सो लवली। आई एम सो सॉरी फॉर एक्सटेंडिंग द क्लास फॉर 9 मिनट्स। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। हेलो।